क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की हमारी मैराथन होगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। जो सेल है ये सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। सबको पता होगा कोर्क के अंदर क्या है, रॉबर्ट हुक ने क्या है, सेल का डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। जो न्यूक्लियस था ये सबसे पहले किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की थी? थे कौन थे हमारे? रॉबर्ट ब्राउन। जो ये रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने क्या है, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज की थी। तो खाली टीबी लिख देता हूँ मैं। जो हमारे ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कब? वर्ल्ड वॉर के दौरान। और रॉबर्ट हुक ये हमने ऊपर पढ़ लिया, क्या इन्होंने क्या इस सेल को इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले सेल को खोजा था। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मेनली किस चीज की बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? हमारी फोस्फोलिपिड की बनी होती है। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड भी बोल देते हैं या फोस्फोलिपिड। इसकी क्या है, हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, फैट, ये सबको पता ही होंगी क्या चीज होती है। नेक्स्ट है, द राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। जो राइबोसोम है किस चीज के सरफेस पर मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर यहाँ भी स्पेसिफाई किया जाए तो कौन से में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन पता है, सेल के बाहरी आवरण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। अभी इनके फंक्शन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और गोल्गी अपरेटस पैकिंग में वो होती है एक फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज एसोसिएटेड विद, ये इसका क्या काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये फोस्फोलिपिड या लिपिड का सिंथेसिस करता है। यहाँ में फोस्फोलिपिड लिपिड नहीं दिख रहा, तो इसका एक फंक्शन और क्या होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस भी क्या करता है, यही करता है। इसके अलावा क्या, लिपिड और फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। लिपिड और फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये भी क्या इसका काम होता है। यहाँ साथ में RER का काम भी देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हाँ यहाँ तो लिखा था। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? हमारा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है, गोल्गी एपरेटस इज कंसर्न्ड विद। ये गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है? ये क्या है, सिक्रीशन का काम करता है। इसके अलावा इसे पैकिंग फूड मटेरियल भी बोलते हैं। जो ये मतलब जो जिस भी चीज़ का निर्माण करते हैं क्या एक तरह से इनके पैकिंग में काम करता है। कौन? गोल्गी अपरेटस। ये पूछ लिया जाता है कि जो गोल्गी अपरेटस की खोज किसने की थी? तो जब मैं बोल रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। तो जो गोल्गी अपरेटस है इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है। किसने खोज की थी इसकी? कैमिलो गोल्गी। इसके नाम पे नाम है तो याद भी हो जाएगा इजिली। नेक्स्ट है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय। प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? तो ये देखो हम ऊपर पढ़ के आए ना, प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा प्रोटीन है ये किसके द्वारा होता है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
इसके दो पार्ट होते हैं, आर ई आर एस ई आर। ये तुम्हारे लिपिड सिंथेसिस में, स्टेरॉइड सिंथेसिस के अंदर काम हो जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन में। जो रफ है ना और ये स्मूथ है, इनके अंदर अंतर क्या होता है? जैसे ये है, इसके अंदर ये ऐसे प्लेन है एक फिगर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। इस पे जब इस तरह गोले गोले से हो जाते हैं ना, रफनेस आ जाती है, इसी बोलते हैं राइबोसोम का प्रेजेंट होना। और ये राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम कह देते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस है किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। और राइबोसोम किसके ऊपर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब इसके ऊपर कोई भी एंडोप्लाज्मिक वो मतलब राइबोसोम नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा। वैसे आ गया होगा, इतना तो है उम्मीद। नेक्स्ट है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। जो हमारे डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर? तो वैसे बेसिक में सबको पता ही है, सेल है हमारी, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। अभी ये भी नहीं है कि बस न्यूक्लियस के अंदर सीधा डीएनए मिल जाता है, इतनी भी आसानी से नहीं मिलता डीएनए। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे जीनोम मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट के अंदर हमारे क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस न्यूक्लियस के अंदर मिल जाता है। अगर हम जाए ना तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत गहराई के अंदर मिलता है, लेकिन हाँ कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। द इंटरवल बिटवीन द इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन इज कॉल्ड। जो प्रत्येक सेल डिवीजन है इनके बीच के गैप को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इंटरफेस। ये क्या है? इनके बीच के गैप को कहा जाता है। ये जो सेल डिवीजन के फेज होते हैं ना, ये चार फेज होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इनके बीच के इंटरवल को क्या बोल देते हैं? इंटरफेस। इसके अलावा ये भी होते हैं हमारे जो वो होते हैं, ये बहुत अलग टॉपिक है, ये मतलब अभी तो हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पेपर के बाद अपना जब डी ट्रिपल एस भी आएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इस पेपर में हमें ये मान लो कि 1 मंथ का भी टाइम नहीं मिल पाया। और आपने देखा होगा चैनल पे कितनी वीडियो अपलोड हुई, कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी है महीने भर के अंदर अंदर। तो इसके अंदर हमें, मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर हमें थोड़ा टाइम कम मिला, इसलिए हम क्या डिटेल वीडियो नहीं बना पाए। तो हम इसके बाद क्या है, डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या है, मतलब धीरे धीरे और डिटेल में पढ़ेंगे, और मतलब एक अच्छी तरीके की तैयारी हमारी होगी इसके अंदर डी ट्रिपल एस के, मतलब डी ट्रिपल एस बी के अंदर। और मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी मोहल्ला क्लिनिक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी करनी चाहिए। अच्छी जॉब है और एक मतलब रेप्यूटेड जॉब भी है। बाद में बात करते हैं, अब हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये क्या होती है? फेज होती है। इसके अलावा ये भी सुनी होगी आपने, लेप्टेनिन, जाइगटीन और डाइकाइनियासिस, ये भी क्या होती है? फेजेस होती हैं, हम इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। पेंचाइटिन वगैरह और भी होती है, मैंने इसकी एक ट्रिक भी बना रखी थी, तो जब पढ़ेंगे हम तब इसे ट्रिक वगैरह भी पढ़ लेंगे इसकी। ऐसी एक काम चलाओ ट्रिक है। द किडनी ट्यूब्यूल कंटेन। जो किडनी है इसके ट्यूब्यूल्स कैसी सेल्स कंटेन करती है? क्यूबोइडल एपिथेलियल, सीलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड, कैसी? तो किडनी ट्यूब्यूल कैसी करती है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स कंटेन करती है हमारी। इसी तरह से यूटेराइन ट्यूब होती है, इसके अंदर कौन सी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबिकल एपिथेलियल, कोलोमनल एपिथेलियल या सीलिएटेड एपिथेलियल, कौन सी होती है इनके अंदर? यूटेराइन ट्यूब के अंदर यहाँ होती है हमारी सीलिएटेड एपिथेलियल। ये भी एक टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन फिलहाल हमें ये याद रख लेनी है। हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे इन पे, लेकिन अभी हमें अपना पेपर भी देखना है, उस हिसाब से हमें करना है।
जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, उसकी तो बिना बताए मैं मानने का नहीं, वो तो मैं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। और जो थोड़ी कम है या अभी टाइम को देखते हुए ये बात हम कभी बाद में भी कर सकते हैं, तो वो बात मैं कोशिश करूंगा ना करूँ। और मेरा कोशिश रहेगी कि मैराथन हम करें, क्वेश्चन भी हम ठीक ठाक अमाउंट में करेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ बेफालतू में ज़्यादा लंबी ना हो। जो सिर्फ एक मतलब जितनी एक वो है कि अब इससे कम तो हो ही नहीं सकती थी, उतनी लेंथ तो हम रखेंगे, लेकिन मतलब अनयूजुअल तरीके से नहीं बढ़ाएंगे लेंथ की। हाँ, बीच बीच में थोड़ा वैसे कर करके लेंथ बढ़ा दी, ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल भी, कोशिश मेरी यही रहेगी। अब बीच में अगर मैं पानी वानी पीने चला गया तो मैं पहले ही बता के चला जाऊंगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किन कंटेन, जो स्किन है ये क्या कंटेन करती है, मैंने बताया था कैरेटिन, बताया था ना, हमारी स्किन वगैरह के अंदर भी क्या केरेटिन होता है। तो जो हमारी स्किन है क्या कंटेन करती है, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। क्या स्किन, कई बार ये भी पूछ लेते हैं जो स्किन है सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं, इसमें भी एपिडर्मिस होती है, तो ये भी होती है हमारी स्किन की लेयर, भी पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इनके अंदर से कौन सा क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपने बहुत नाम सुना होगा, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। कैरेटोनाइज्ड सेल सार्कोमियर, ये नहीं, ये क्या होता है हमारा ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होता है। पता है ना, बॉडी के अंदर लगभग 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। क्या होता है हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और प्लाज्मा सीरम, ये सब क्या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अभी करेंगे चर्चा इसके ऊपर भी। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, जो मास्ट सेल्स होती है ये किस चीज़ के रिलीज पे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, सेरोटोनिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी हमारी मास्ट सेल, सॉरी। नेक्स्ट है द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्या, द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो टिश्यू कौन सा होता है जो इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारा एडिपोज टिश्यू हुआ, हमारा एरियोलर टिश्यू हुआ, फाइब्रस टिश्यू हुआ या एपिथेलियल टिश्यू हुआ। तो याद रखना इलास्टिसिटी वगैरह के लिए कौन से एरियोलर टिश्यू होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल। एक ही नाम भी बहुत सुना होगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या, मायोग्लोबिन। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू है, ये हमने पढ़ रखा है। जो दो दो तरह की चीज होती है, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड। जो नॉन स्ट्रेटेड होती है ये हमारे क्या होते हैं, एक सेकंड होल्ड रखो बस। हाँ, आ गया, वापस आ गया मैं। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू है ये क्या होते हैं, देखो ये दो चीज होती है, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड। आपने सुना होगा हमारी जो मसल्स होती हैं बहुत, कुछ तो बहुत जल्दी फैटिक हो जाती है, कुछ थोड़ी देर में होती है, और कुछ क्या बहुत देर में या होती नहीं है कभी फैटिक। तो ये क्या है, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड दो भागों में बांटते हैं। जो मसल्स थक जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। और जो मतलब नहीं नहीं थकती, ये नहीं क्या, नॉन स्ट्रेटेड में आते हैं। इसके अलावा जो मसल्स है ना जो हमारी कंट्रोल के अंदर होती है, इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। जैसे हमारी फिंगर्स की मसल्स हुई, हमारी बाइसेप्स हुआ, ट्राइसेप्स हुआ, हम इसे क्या इजीली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लेते हैं। लेग्स हुई, लेग्स में हम चलते हैं तो हमारी मसल्स हमारी कंट्रोल में होती है।
ऐसी मसल्स तो क्या होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है। लेकिन जो मसल्स हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती वो क्या होती है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है। इसके अंदर हमारी मैक्सिमम जैसे हमारी स्मूथ मसल्स हुई या कार्डियक मसल्स हुई वो आती है। तो ये क्या है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट है रिदमिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, रिदमिसिटी किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? तो पता होगा जो रिदमिसिटी है किसकी प्रॉपर्टी होती है, हमारी हार्ट मसल्स की या कार्डियक मसल्स की। आपको पता है ना हमारा हार्ट क्या है, लगातार धड़कता रहता है। मैंने हार्ट बीट भी निकाल के दिखाई थी एक दिन की, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर इसे डिवाइड करें तो एक बार के में मतलब उसका एक बार के धड़कने का टाइम 0.8 सेकंड होता है। तो एक रिदम से धड़कता है हमारा हार्ट। तो रिदमिसिटी प्रॉपर्टी भी किसके अंदर होगी, हार्ट मसल्स के अंदर होगी। हार्ट मसल से आता है मायोग्लोबिन। एक सेकंड, जो मायोग्लोबिन है ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा, ये होता तो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर में है, लेकिन ये रिलीज कहाँ कर दिया जाता है, हमारे ब्लड के अंदर कर दिया जाता है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर से। मायोग्लोबिन हमारी हार्ट मसल और स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है, और हार्ट अटैक वगैरह के टाइम भी होता है। मायोग्लोबिन हार्ट से रिलेटेड होता है, ये भी याद रखनी है बात। ये रिलीज कहाँ कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट की बात पूछे तो प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे स्ट्रेटेड और हार्ट मसल सेल्स के अंदर होता है। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर पार्ट्स ऑफ, जो एक्सोन और डेंड्राइट्स है ये किस चीज के पार्ट्स होते हैं? तो आपने सुना होगा जो नर्व सिस्टम होती है इस तरह की होती है। एक सेकंड, ये यहाँ ऐसे ये नर्व एंडिंग होती है इधर। अब मैं बस बहुत रफली बना रहा हूँ इसके ऊपर ऐसे। यहाँ एक इस तरह होता है ये इस तरह का हमारा क्या होता है, क्या नाम है, नर्व्स का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे एक्सोन और डेंड्राइट होते हैं प्रेजेंट। तो ये किसके अंदर होता है, हमारे न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का एग्जाम वो होता है एक, हाँ फिगर। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना, नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है और न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की एक यूनिट है। ये है इसका फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिम्फेटिक टिश्यू आर कंसर्न विद, लिम्फेटिक टिश्यू है ये कंसर्न होता है किसके साथ, पेनक्रियाज के साथ, ब्रेन के साथ, या स्प्लीन के साथ, या थायराइड के साथ? ये क्या होते हैं, स्प्लीन के साथ कंसर्न होते हैं हमारे क्या, लिम्फेटिक। पता होगा ना लिम्फेटिक ग्लैंड्स हमारी नेक के अंदर और शोल्डर के अंदर, नी के अंदर यहाँ प्रेजेंट होती हैं ये लिम्फेटिक सेल्स। ये भी क्या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, द विसरल मसल्स इज प्रेजेंट इन, जो विसरल मसल्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, या हार्ट के अंदर, बोन के अंदर, या कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी क्या, विसरल मसल्स। तो हमारी जो विसरल मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, यह कहाँ प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। इन्हें स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक ये भी मैं बता चुका इसका आंसर वैसे तो। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग कितना खून प्रेजेंट होता है? तो लगभग 5-5.5 लीटर के करीब क्या हमारी बॉडी के अंदर खून प्रेजेंट होता है। 5.5 लीटर ही बोलते हैं वैसे। द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू, जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है बॉडी का वो किस चीज से रिलेटेड होता है, एल्बुमिन से, ग्लोबुलिन से, फिब्रिन से, या किससे? तो जो इम्यून रेस्पॉन्स है किससे रिलेटेड होता है, ग्लोबुलिन से। मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें एक्सप्लेनेशन हम इसमें कर चुके हैं। आप अगर थोड़ी मतलब
जितनी यहाँ एक्सप्लेनेशन है इससे हल्की सी ज़्यादा चाहिए तो आप प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो देख सकते हैं, हमने सब एक्सप्लेनेशन के साथ कर रखी है। अब हम मैराथन कर रहे हैं तो हम क्या है मतलब थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे सजेशन भी दिया था कि सर की मैराथन है तो हम मतलब मैराथन में क्या है थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है कम कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अब इसमें भी आएगी, ऐसी बात नहीं है कटेगी। विच वन ऑफ दीज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन ब्लड, इसके अंदर से कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है जो क्या है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन, हिपेरिन, क्रिएटिनाइन क्या? तो जो हमारा क्रिएटिनाइन होता है मसल्स के अंदर होता है, इसका एक तरह से क्रिएटिन जब टूट जाता है तो क्रिएटिनाइन एज ए वेस्ट बचता है। ये हमारा कहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, आता कहाँ से? मसल से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज सेल इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर से कौन सी सेल है जो क्या है नॉन न्यूक्लिएटेड है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? तो आपने सुनी भी होगी जो हमारी आरबीसी है ये क्या नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। नेक्स्ट है जो नॉर्मल इराइथ्रोसाइट काउंट है ये कितना होता है बॉडी के अंदर? देखो याद रखना आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को ही हम क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट्स। इसी तरह जो डब्ल्यूबीसी है उसे क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। हाँ तो ये हमारी जो इराइथ्रोसाइट है कितनी होती है? 5.5 मिलियन पर mm³ क्या होती है हमारी इराइथ्रोसाइट प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। आरबीसी कितनी होती है? 5.5 मिलियन। हाँ मतलब इम्पोर्टेंट डाटा है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट द नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इन मेल, जो मेल है उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? तो मेल के अंदर कितनी होती है? लगभग 15 ग्राम पर डेसीलीटर, या इसकी वैल्यू होती है मतलब मेल के अंदर हम क्या देते हैं 12 से 15 या 16, 12 से 16 ये किसके अंदर होती है? मेल के अंदर। जो फीमेल होती है उनके अंदर कितनी होती है? ये तो मेल के अंदर हो गई। जो फीमेल होती है इनके अंदर कितनी मानते हैं हम? 11 से 13। और जो इन्फेंट्स होते हैं, फीटस होते हैं, उनके अंदर कितनी होती है? ये 17 के आसपास होती है, 17 से 19 तक हो जाती है क्या इन्फेंट्स के अंदर। तो ये भी डाटा पता होना चाहिए। जो इराइथ्रोसाइट्स है आर फॉर्म्ड इन, जो इराइथ्रोसाइट्स है कहाँ बनती है? इराइथ्रोसाइट हमारी रेड बोन मैरो में, लीवर में, स्प्लीन में कहाँ पर बनती है क्या हमारी इराइथ्रोसाइट्स? जो डब्ल्यूबीसी हुई, आरबीसी हुई, प्लेटलेट्स हुई हमारी कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। और मरती कहाँ है? जाके स्प्लीन के अंदर डेड हो जाती है। एक लाइफ स्पेन का भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्पेन ऑफ इराइथ्रोसाइट इज अबाउट, जो एक इराइथ्रोसाइट है मतलब क्या हमारी आरबीसी है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? इसका लाइफ स्पेन बोलते हैं हम कि लगभग 120, 100 से 120 दिन होता है। तो इसका लाइफ स्पेन क्या होता है? 100 से 120 दिन। यहाँ पे अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, वाइट ब्लड सेल की बात करें, तो उसका कितना होता है? तो ये होता है हमारा उसका 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन होता है ल्यूकोसाइट्स का। मुझे एक सेकंड, ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट बाबा इसके अंदर क्या हो रहा है? एक तरह से कंफ्यूजन हो रहा है। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं इसे। डब्ल्यूबीसी को बोलते तो हैं ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। हाँ यही होता है इनका। डब्ल्यूबीसी क्या नाम है? आरबीसी इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, यही होती है। विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, इसके अंदर से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो मैंने पिछली बार भी बताया था, ये तो हमें पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो बॉलीवुड वालों ने या फिल्म वालों ने बहुत पहले से ही पढ़ा के छोड़ दिया। ओ डोनर। और अगर यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें, ये भी उन्होंने बता दिया इस साथ में क्या, ए बी रिसेप्टर।
नेक्स्ट है द एवरेज टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल है इसका टोटल नंबर कितना होता है बॉडी के अंदर? इसका टोटल नंबर होता है लगभग 7 से 8 हज़ार। तो क्या 6 से 8 हज़ार पर mm क्यूब। अगर यहाँ यहाँ पे हम बात करें आरबीसी की तो हमने कितना पढ़ा था 5.5 मिलियन। और डब्ल्यूबीसी कितनी होगी हमारी लगभग 7-8 हज़ार। क्या है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है 120 दिन का। गया 120 दिन। और यहाँ पे अगर हम डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन की बात करें कितना होगा 7 से 14 दिन। नेक्स्ट है देखो ये आ गया ल्यूकोसाइट्स। विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। जो ल्यूकोसाइट्स है ना ये भी क्या है 3 उसमें डिवाइड होती है। मतलब बेजोफिल्स जेनोफिल न्यूट्रोफिल्स। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। सबसे ज़्यादा किसकी? न्यूट्रोफिल्स की। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मतलब जो मैंने बना रखी है आप भी याद कर सकते हो उसी वाली ट्रिक से। बचपन में एक नाटक आता था ना बेन 10। ऐसे याद रखो सबसे कम बी उससे ज़्यादा ई सबसे ज़्यादा एन। तो बेजोफिल सबसे कम उससे ज़्यादा इजिनोफिल सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है हमारी? न्यूट्रोफिल्स। मैंने तो ऐसे याद रखा था बाकी आपको जैसे भी हो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है फिब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड इन। जो फिब्रिनोजेन है किसके अंदर हमारा सिंथेसाइज होता है? तो ये क्या लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है हमारा क्या? फिब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स पर क्यूबिक एमएम। देखो जैसे हम प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं तो हम रिवाइज अपना डब्ल्यूबीसी आरबीसी भी करेंगे साथ में ताकि हमें हैंड टू हैंड रिवाइज होता चले। तो जो एवरेज नंबर है किसका? प्लेटलेट्स का पर क्यूबिक एमएम कितना होता है? तो आपने भी सुना होगा 3.5 से 5 लाख क्या होती है हमारी, या 1.5 से 4.5 5 लाख क्या होती है हमारी प्लेटलेट्स होती है बॉडी के अंदर। तो ये क्या है हमारी प्लेटलेट्स की अमाउंट है। इन्हें क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और अगर इन्हें क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अगर हम तीनों के नाम देख ले आर बी सी ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स तो लिखा ही है दोबारा दोबारा क्या लिखना। नेक्स्ट एक कंडीशन होती है क्या? पॉलीसाइथीमिया। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या जो हमारी आरबीसी है ना इसका जो काउंट है बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। जब आरबीसी बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और जब घट जाए तो डिक्रीज हो जाए तो क्या बोलते थे? एनीमिया। इसी तरह अभी आके भी पढ़ेंगे जब हमारा डब्ल्यू है इनका साइज इंक्रीज हो जाए तो ये जैसे इसे क्या बोलते हैं? डब्ल्यू इनका जो नंबर है ये इंक्रीज हो जाए। साइज में भी सॉरी नंबर गलती से साइज निकल रहा था मुंह से। जो आरबीसी का काउंट बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। कम हो जाए तो एनीमिया। इसी तरह जब आर डब्ल्यू का साइज साइज कह रहा हूँ दोबारा डब्ल्यू का काउंट बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? लुकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और जब इनका घट जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अभी आएगा तो अभी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है मेगाब्लास्टिक मैक्रो। ये हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज अकर ड्यू टू। जो मेगाब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ये किस कारण से होता है? तो ये हमारा कैसे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड। पिछली बार मैं इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा कर चुका था तो आपको वहाँ से पता ही होगा। जैसे रिड्यूस्ड ये इराइथ्रोपोइसिस है। इराइथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? जब एक तरह से
अनीमिया जो कंडीशन होती है ना, इसी बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, या जब डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या हो जाए, घट जाए, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ये बाकी सब कंडीशन एनीमिया से रिलेटेड है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो भी एनीमिया ही होता है, इरेथ्रोपोइसिस होगी तो भी एनीमिया होता है, आयरन की कमी होगी तो भी क्या एनीमिया ही होता है। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट का मतलब है यहाँ यूटिलाइज नहीं करेंगे और जगह कर लेंगे, वेस्टेज कभी नहीं होता टाइम का कैसे भी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखो थ्रोम्बोसाइट तो होती है हमारी क्या, प्लेटलेट्स, और पीनिया या ल्यूकोपीनिया, इराइथ्रोसाइटोपिनिया, कुछ भी पीनिया लग जाए इसका मतलब होता है कम होना। तो जब क्या है, जब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसी तरह जब आरबीसी कम हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, या तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, अभी आया था वर्ड ये रहा, एक सेकेंड, इराइथ्रोपिनिया अभी पढ़ा नहीं हमने, इराइथ्रोपिनिया ये रहा, इराइथ्रोपोइसिस भी बोल सकते हैं, एनीमिया। और जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो क्या बोल देते हैं, ल्यूकोपीनिया। 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 तो जो पॉसिबल ऑप्शन है वो हम साथ साथ भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से भी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी पेपर के अंदर। द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, जो ब्लड का अंदर क्लोट होता है किस लिए होता है, तो सबको पता है किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण होता है। लेकिन ऐसे नहीं खाली प्लेटलेट्स के कारण हो जाता है, मैंने पहले भी बता रखा था। जो प्लेटलेट्स हैं ये बहुत सारे, ये मतलब एक कंपाउंड उसके उससे होता है, फिब्रिन, फिब्रोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, पैराथ्रोम्बिन, इन सब के कंबाइन एक्शन के बाद क्लोटिंग होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इससे हो जाती है। एक बात और, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब कहाँ बनती है हमारी, ये बोन मैरो के अंदर बनती है। और ये मरती कहाँ है, तो ये कहाँ बनती है, मतलब स्प्लीन के अंदर के होके क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी है ना, बोन मैरो के अंदर बनने के बाद ये कहाँ चली जाती है, लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ टिश्यू के अंदर चली जाती है हमारी क्या, डब्ल्यूबीसी। तो ये बात भी क्या है, मतलब क्या हमें पता होनी चाहिए। डब्ल्यू, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो के अंदर बनने के बाद जो हमारी डब्ल्यूबीसी है यहाँ से कहाँ चली जाती है, हमारी लिम्फ टिश्यू के अंदर चली जाती है। और हमें पता है लिम्फ क्या करता है, एक तरह से इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने के काम आता है। तो किस लिए लड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। नेक्स्ट है द ल्यूकोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, जो ल्यूकोसाइट्स है ये प्रोड्यूस कहाँ होती है हमारी, ल्यूकोसाइट्स बनी तो बोन मैरो में थी, स्टोर हो गई लिम्फ ग्लैंड के अंदर, और जब भी इनका काम होगा तो कौन प्रोड्यूस कर देगा इन्हें, लिम्फ ग्लैंड कर देगी। तो ये चीज़ समझनी है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट, मानव शरीर, कितने कमरे होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर कितने कमरे होते हैं, 4 कमरे, 4 चैम्बर। 3 चैम्बर में भी होता है कोई, एम्फीबियन हुआ, रेप्टाइल, वे क्या होते हैं, एम्फीबियन हुआ या रेप्टाइल्स वे, ये क्या होते हैं, हमारे 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। लेकिन एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, ये क्या है, ये 4 चैम्बर हार्ट लेके पैदा होता है, मतलब 4 चैम्बर ही होता है इसका हार्ट। और जो फीसिस है इनके क्या होते हैं हमारे, इनके क्या 3 चैम्बर, मतलब सॉरी 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। हमारे ह्यूमंस के और एवीज के, मतलब पक्षियों के 4 चैम्बर होते हैं। और एम्फीबियन रेप्टाइल के कितने, 3 चैम्बर होते हैं। और फिशेस के, फिश तो दिख रहा है ना, FISH, फिश का कितना होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये समझ लेना ये बात। द ब्लड इज प्रोपेल्ड टू लंग फॉर ऑक्सीजन थ्रू, जो ब्लड है प्रोपेल्ड होता है लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन के लिए। मतलब ब्लड इज प्रोपेल्ड टू लंग फॉर, मतलब जो वो कौन सी, मतलब एटीरियम वेंट्रिकल के अंदर से कौन सा हिस्सा होता है जो ब्लड को लंग्स के पास भेजता है कि भाई ऑक्सीजन भेज दो। मुझे जहाँ तक याद है मैंने ना इसका बहुत अच्छा डबल सर्कुलेशन का वो बताया था, कैसे कैसे होता है। तो मैं एक बस बहुत ब्रीफ बता देता हूँ, बाकी अपना आप देख लेना। ये हमारा हार्ट है,
राइट एटीरियम, लेफ्ट एटीरियम, ये वेंट्रिकल, और ये भी वेंट्रिकल। ये हमारा क्या है, सेल्स है। ये हमारा क्या है, लंग्स है। तो होता क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है हाँ एटीरियम के अंदर, यहाँ से जाता है वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। पूरी बॉडी से सारा कहाँ जाता है, लेफ्ट एटीरियम के अंदर, सॉरी राइट एटीरियम के अंदर, यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ से किसे भेज देता है ये, लंग्स को, कि भाई वापस इसके अंदर ऑक्सीजन डालो। तो कौन भेज रहा है, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल। राइट एटीरियम, इसके नीचे राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आएगा। अगर किसी को मतलब मैंने बहुत ब्रीफ में बता दिया, कुछ नहीं बताया, कि जिसको ये डायग्राम ना समझ आया तो वो क्या है, फिर प्ले लिस्ट में जाके देख ले। क्योंकि अगर मैं ये बताऊं तो फिर ये आधे, कम से कम आधे घंटे का टॉपिक था मेरे ख्याल से वहाँ भी, आधे पौन घंटे का, तो फिर आधा पौन घंटा लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ, ईजी है। ये लंग्स था, ये हार्ट था, ये था। यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया ऐसे घूम के टिश्यू के अंदर गया, टिश्यू से क्या है, राइट साइड में आया, फिर राइट वेंट्रिकल ने वापस किसे भेज दिया, लंग्स को भेज दिया कि भी इसके अंदर ऑक्सीजन डालो। तो राइट वेंट्रिकल ने भेजा ना लंग्स को, तो ये क्या राइट वेंट्रिकल है। हाँ, बाकी आप देख लेना वीडियो, वैसे तो आगे होगा समझ, क्योंकि आप पहले से ही फॉलो करते आ रहे हो। कार्डिक साइकिल, और मतलब जो कार्डिक साइकिल टाइम है ये कितना होता है हमारा, ये भी मैंने बताया था, ये भी बहुत ब्रीफली बताऊंगा मैं। 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकंड। 60 सेकंड में, अब इससे लिखा नहीं जाता, टाइम और वेस्ट होता है इससे, इससे अच्छा टाइप ही कर देंगे। देखो, कोशिश करना समझने की। 72 टाइम बीट होता है हार्ट हमारा। सॉरी, 72 टाइम हार्ट बीट है। अब उल्टा लिखा गया, कोई नहीं भाई, इतना आप एडजस्ट कर लेना। ये किस में, 1 मिनट में। इसका मतलब कह सकते हैं 72 टाइम हार्ट बीट हो रही है हमारी, किस में, 60 सेकंड भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। पूरा ही लिख दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन सा लगेगा। ओहो, 72 टाइम हार्ट बीट 60 सेकंड में। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 टाइम, हार्ट बीट कितनी देर में होगी हमारी, 60 डिवाइड बाय 72। अभी तो कॉपी पेन से करना पड़ेगा, तो 60 डिवाइड बाय 72। 12 का पढ़ा याद होगा। हिंदी वालों के लिए 12 पंजे 60, 12 छिक 72। इंग्लिश वालों के लिए 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। मुझे भी हिंदी में पढ़े याद है, पर ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया हमारा, 1 टाइम की हार्ट बीट हो गई। यहाँ से हम आपको डिवाइड करना तो आती ही होगा। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा दिया ना। 6 से पढ़ेंगे, 6 अट्ठे 48, 2 बचा। फिर 6 3 18, तो 0.83 सेकेंड या 0.8 सेकेंड ऐसे बोल देते हैं हम इसे, क्या 0.83 सेकेंड। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब ये मैंने क्या 72 टाइम किया था, अब हमें एग्जैक्ट 72 नहीं, हम क्या है इस भाषा में कुछ ही मान लेते हैं। अगर मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाऊं, इससे थोड़ी सी हमारी वीडियो बड़ी होगी। मैं आगे आगे नहीं करूंगा इतनी एक्सप्लेनेशन, कोशिश करूंगा मतलब जो जरूरी है वो वही बताऊं। अगर देखो मैं 72 की जगह 75 मान लूँ इसे,
वो तो 72 भी है, 72 से भी 0.83 आ गया, लेकिन अब मुझे तो आंसर, अगर आपको आंसर एग्जैक्ट दिखाना है इसलिए कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है। अब अगर देखो इससे करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। 60/75 काटे 15 के टेबल में, 15 चौके 60, 15 5 75। भाई हिंदी में ऐसे पढ़े याद होते हैं, मुझे तो ऐसे याद है। इंग्लिश वाले देख लो, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। अब ये है, इसे भाग करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, जीरो लगा के, ऐसे खाली जीरो लगाओगे, ऐसे पॉइंट लगा के क्या लगा लिया हमने यहाँ, जीरो। 5 के पहाड़े में चलेंगे, 5 अट्ठे 40, या 5 8 जा 40, तो ये क्या आ गया, 0.8 एग्जैक्ट आंसर आ गया। 72 से क्या था तो 0.83 आ गया, तो भी हम इसका आंसर लमसम करके निकाल देते। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। इसने हमारा थोड़ा टाइम भी लिया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ आना जरूरी है। टाइम कहीं नहीं भागा जा रहा, आज की मैनेज कर ही लेंगे। एक है हमारा मतलब क्वेश्चन, पुरकंजे फाइबर इज प्रेजेंट इन, जो पुरकंजे फाइबर होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पता ही होगा सबको, क्या होते हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पुरकंजे फाइबर को कई बार क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल्स भी बोल देते हैं। पुरकंजे फाइबर को कई बार क्या बोल देते हैं, मतलब कई बार क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल्स, ये क्या है, पुरकंजे फाइबर। द ओनली आर्टरीज विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन सी आर्टरी होती है जो सिर्फ क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है, तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने डबल सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़ा रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते थे। नेक्स्ट चले, जैसे ये है इन्फीरियर ये वेनले या वीना कावा बोलते हैं, इन्फीरियर वीना कावा है। ये क्या मतलब, ब्लड को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, या जैसे लेग्स हुआ, पीठ हुए, एब्डोमन हुआ, पेल्विस हुआ, यहाँ क्या है, ये इन्फीरियर हमारा वेना कावा ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी, याद रखना जो कोरोनरी शब्द है ना, यही किससे, हार्ट से रिलेटेड है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, अब हार्ट को हम, हार्ट क्या है, सबको तो दे रहा है ब्लड, उसे भी तो चाहिए कुछ ब्लड, तो एक आर्टरी उसके लिए पर्सनल जैसे सेक्रेटरी रख लेते हैं। तो हार्ट ने भी एक सेक्रेटरी रख रखी है जिसका नाम क्या, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या, हार्ट को ब्लड देती है, ये कि भाई तुम भी ले लो ब्लड, दुनिया को तो बांट रहे हो, थोड़ा सा अपने आप भी ले लो। तो ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज एक्ट एज पेस मेकर इन नॉर्मल रूटीन, इसके अंदर से कौन सा क्या एज अ पेस मेकर एक्ट करता है, तो ये कौन है हमारा, एस ए नोड। ये क्या होता है, पेस मेकर होता है, ये एक्ट एज अ पेस मेकर इन नॉर्मल रूटीन। ये क्या है, एक कार्डियक इनपुट या कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है। इसी के जैसे एक क्या होता है हमारा, एवी नोड होता है, ये क्या करता है, ये जो कार्डियक इनपुट जनरेट करता है ना, एवी से क्या कर देता है, इम्पल्सिफाई कर देता है, मतलब इसकी, जैसे हमने एक स्टार्ट किया उसके बाद क्या उसे मतलब, जैसे हमने हल्की सी चिंगारी लगाई उसके अंदर आग में घी डालना नहीं कहते, हल्की सी तुमने आग लगाई उसके अंदर घी डाल के भड़का दिया। एसए नोड क्या करता है, हल्का सा इम्पल्स जनरेट करता है, और ए भी क्या उसे भड़का देता है, मतलब उसे इंक्रीज कर देता है। और जो बंडल ऑफ फिज है, ये भी क्या इसे मेंटेन रखने में काम करता है। पुरकेंजी फाइबर भी हमें पता है क्या, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल्स होती है। तो ये सब क्या है, ये है, ठीक। मुझे उम्मीद है थोड़ा आया होगा समझ। द वर्ड, जो लब डब साउंड होती है कहाँ से निकलती है, किस चीज से रिलेटेड है, ये कार्डिक साइकिल से रिलेटेड है, कार्डिक आउटपुट से है, या हर्ट साउंड है, तो हर्ट की साउंड ही तो होती है लब डब। ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। आज मैं ट्वेल्थ क्लास के ना एक टॉपिक के अपने नोट्स भी लेके आया हूँ, जो मैंने कभी अपने ट्वेल्थ के टाइम पे बनाए थे। मैंने ऐसा कोई 1819वीं सदी में ट्वेल्थ नहीं करी, इसी सदी में करी है, तो उसके मैं कुछ नोट्स भी लाया हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ यहाँ हमारे यूज़ हो सकते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होते हैं ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखोगे ना, वो टीवी में दिखाते हैं ऐसे जिग जैग सी लाइन चलती है, तो ये किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं,
स्टेट ऑफ मायोकार्डियम या हार्ट के बारे में क्या है हमें मतलब सिंपली क्या है इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ईच कंट्रक्शन, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जितना भी अमाउंट हार्ट का क्या है एक्सपेल्ड मतलब बाहर फेंका जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो ना प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स रिलैक्स के अंदर गेन करेगा, हार्ट ले मतलब हार्ट है रिलैक्सेशन के दौरान क्या है ब्लड को अपने अंदर लेगा, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या है इसे बाहर छोड़ देगा, तो इसी क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इसी के बिहाफ पे हमारा क्या है ये बीपी भी नापता है, आपको पता होगा, डायस्टोलिक सिस्टोलिक बात करेंगे इसके ऊपर भी। एक है हमारा बैरो रिसेप्टर इज कंसर्न्ड विद, जो बैरो रिसेप्टर होता है क्या करता है, ये क्या हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, क्या बैरो रिसेप्टर। जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो हमारे ब्लड प्रेशर को या बीपी को नापता है उसका नाम क्या है, ध्यान से सुन लेना, स्फिग्नोमेनोमीटर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ और क्लियर बोलने की कोशिश करूंगा, मुझे पता है इसके अंदर आवाज़ आती रहती है कंटिन्यूसली, तो मैं क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बीपी को नापने वाली मशीन का नाम क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। मुझे उम्मीद है सुन गया हुआ। ब्लड इज सप्लाइड, हाँ ठीक है, ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रो, जो ब्लड है ये हार्ट को किसके द्वारा दिया जाता है, तो मैंने अभी बताया था हार्ट की क्या सेक्रेटरी, अभी बात करके आया ना कि इसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वही तो देगी इसे ब्लड। हम देखो इस क्वेश्चन में बात करके आए थे, हाँ ये रहा कोरोनरी आर्टरी, यहाँ बताया था ना हार्ट की सेक्रेटरी होती है, तो यही तो देगी हार्ट को ब्लड, तो हार्ट को ब्लड कौन देता है, कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन इज, एक नॉर्मल पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा। आपने भी कई बार अपना ब्लड प्रेशर फार्मेसी में रहे होंगे तो नापा तो हो गई। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना किसी भी हेल्दी पर्सन का वो कितना होता है, ये होता है 120/80 होता है, 80-90 mmHg। ऑप्शन में वो ऐसे कंफ्यूज करेगा 80/120 mmHg या 120/80 mmHg। अब वो 80 की जगह 90 दे दे या 85 दे दे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इतना जो है ये डाटा ये करते हैं इधर उधर, तो ये है ना याद रखना 120/80 होता है ना कि 80/120, ये याद रखने वाली बात है, 120/80 होता है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो इस केस में क्या करेंगे हम याद ही रखेंगे और तो कुछ कर ही नहीं सकते। 120/80 mmHg होता है हमारा क्या ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, जो राइट साइड होता है हार्ट का ये क्या कंटेन करता है, तो ये जो अभी डायग्राम बताया था, अब पता नहीं डायग्राम कहाँ गया वो, आप अभी पीछे बताया नहीं था ये हमारा लंग्स है ये हार्ट है ये है, तो इसके अंदर जो राइट साइड होता है ना ये वाला साइड, तो ये जो हमारा ये तो था राइट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से तो इसने लंग्स को भेजा था, तो ये इसने क्या कहा था कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीजन डालो तो इसका मतलब हमारे खून के अंदर ना अगर ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोलते हैं प्योर, और अगर ऑक्सीजन नहीं है मतलब CO2 प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं इम्प्योर। तो इस खून में क्या है ऑक्सीजन डालने के लिए भेजा था तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऐसे खून को हम क्या बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। उस खाली उस लिंक से क्या हम पूरा क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते थे, इसलिए ना ये है ना मतलब आपको भी फोकस करना चाहिए कि हम क्या थोड़ा कंसेप्ट पे भी मतलब कंसेप्ट मतलब जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ उसी क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, वो हमें आगे भी कई क्वेश्चन के अंदर क्या है काम आएगी, तो हमें भी इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो अब ये मैराथन कर रहे हैं इसलिए हम इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है उतनी एक्सप्लेनेशन कर भी रहे हैं। बाकी DSSB के टाइम पे धीरे धीरे करेंगे, टाइम भी हमें मिलेगा तो एक्सप्लेनेशन भी ठीक होगी। तो जो राइट साइड है क्या कंटेन करता है इम्प्योर ब्लड। ये भी पूछ सकता है कि भाई प्योर ब्लड कौन सा साइड कंटेन करता है, तो कौन करता है लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम इज ए लेयर ऑफ, सॉरी एक सेकेंड
जो एंडोकार्डियम है इज अ लेयर ऑफ, जो एंडोकार्डियम लेयर है किस चीज की होती है हमारी, किडनी की, लंग्स की, हार्ट की या स्टमक की। याद रखना जो कार्डियम शब्द है, कार्डिक शब्द है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। मैंने कुछ कीवर्ड बता रखे हैं ना, उस हिसाब से। प्लूरो मतलब लंग्स हो गया, नेफ्रो मतलब किडनी हो गया, कार्डिक मतलब हार्ट हो गया, ये वर्ड भी हमें याद रखना है। जो बीपी होता है ना, इसके अंदर दो होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक क्या होता है, मिनिमम। ये जैसे 120 है, ये तो क्या होगा हमारा सिस्टोलिक, और 80 वाला क्या होगा, डायस्टोलिक। ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम प्रेशर होता है। अभी ये हम कैसे देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो इसकी डिटेल हम अभी नहीं करने के, कभी बाद में देखेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ग्लैंड, इसके अंदर से कौन सी क्या एक लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ग्लैंड। तो जो टोन्सिल है, स्प्लीन है, थाइमस, ये क्या लिम्फेटिक ग्लैंड है, लेकिन जो पेनक्रियाज है ये हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं होती। पेनक्रियाज का आपको काम पता ही होगा, क्या नाम है ये पता है ना, एक तो पेनक्रियाटिक जूस कर देता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बोथ ग्लैंड होती है, पेनक्रियाटिक जूस भी इससे निकलता है, जो गोल ब्लीडर के जूस के साथ मिलके इकट्ठे कहाँ जाते हैं, हमारे डिडोनियम के अंदर जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा पेनक्रियाज से क्या है, जो हार्मोन निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। तो ये भी पता होना चाहिए। जो ये हमारा क्या है, रिसीव पैक मेकर या रिवर्स पेस मेकर, ये क्या होता है हमारा, एवी नोड होता है, एसए नोड होता है। देखो पेस मेकर तो एसए नोड होता है, जो रिसीव पेस मेकर है मतलब इसके इसकी लगाई हुई आग को भड़काने वाला, वो क्या होता है, एवी नोड। तो इसे क्या बोलते हैं, रिसीव पेक मेकर भी बोलते हैं। जो पेरिटोनियम है ये क्या होता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, मतलब पेरिटोनियम, ये क्या होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज नोन इन एब्डोमन, एब्डोमन के अंदर की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम पढ़ते हैं। अब इस मुकोसा, सब मुकोसा, ल्यूमन, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी अभी हमें पेपर के हिसाब से पढ़ना है, तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। इसकी लेयर्स होती हैं, ये भी हमें पढ़नी है। आउटर कवरिंग ऑफ थोरैक्स से क्या बोलते थे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। एक है द टीथ आर एम्बेडेड इन एल्वियोली, एल्वियोली नहीं, मतलब जो टीथ है ना, एक सॉकेट के अंदर बोलते हैं, ऐसे सॉकेट। जो टीथ है ये हमारे क्या सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट, SOCKET। जो टीथ सॉकेट के अंदर मतलब धसे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, मैंडिबल मैक्सिला, मैंडिबल मैक्सिला कहाँ, तो ये सॉकेट कहाँ होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला। मैंडिबल मैक्सिला भी पता होना चाहिए क्या चीज़ है, वैसे पता ही होगा जहाँ सबको। जो मैंडिबल है ये क्या, लोअर जो होता है हमारा। और एक खास बात हो, लोअर जो क्या होता है हमारा, मोबाइल होता है, मूव करता है, लेकिन जो हमारा अपर जो होता है ये मूव नहीं करता, फिक्स होता है ये। मैं आज एक मतलब उसका भी टॉपिक लाया हूँ जॉइंट का, तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मूवेबल जॉइंट, नॉन मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ते हैं बस थोड़ी देर में, एक एक इस एक स्लाइड के बाद फिर वो पढ़ लेंगे। द नंबर ऑफ टेम्परेली टीथ इन ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर नंबर ऑफ टेम्परेली टीथ कितने होते हैं। आपने सुना होगा ह्यूमन को डाइफोडेंट बोलते हैं, मतलब इसके ह्यूमन के जो टीथ है, डाइफोडेंट का मतलब क्या होता है, लाइफ में 2 बार आते हैं। देखो बहुत सारी टर्म है, अब कोई कहे नहीं हमने तो हेट्रोडेंट सुना, भाई हेट्रोडेंट भी होता है, डाइफोडेंट भी होता है। हेट्रोडेंट का मतलब होता है कि मानव के अंदर अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और डाइफोडेंट का मतलब होता है उसके जीवन काल में 2 बार उसके टीथ आते हैं। जो फर्स्ट टाइम टीथ आते हैं उसे बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, और जो सेकंड टाइम आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे जो जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आप सुनते चले तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जो टेम्परेरी टीथ है ना, इनका फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2102, ये एक साइड के हैं। फिर 2102 इक्वल टू 2102/2102, ये क्या है, पूरे 20 दांत हो गए। देखो
हमारे जो माउथ है, अब यहाँ थोड़ा ड्रॉ करना मेरे मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा समझोगे खुद। ये हमारा मुंह है, ये हमारे ऊपर के दांत है। अब ये किसी राक्षस के भी बन जाए तो कोई बात नहीं, अब इतनी अच्छी ड्राइंग ही बनेगी इससे। ये है ना, सबसे पहले तो हमने इस तरह बांट लिया अपने टीथ को, फिर क्या है इस तरह बांट बांट लिया। तो जो हम फॉर्मूला बताते हैं ना 2102, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये इस साइड का फॉर्मूला, मतलब ये 2102। दूसरी साइड भी ये होता है, तो 2102, 2102, 2102। इस हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर हम इन टीथ को गिने, दो और एक तीन और दो पाँच, 5 10 15 20 हो गए 20 टीथ। ये तो क्या हो गया टेम्परेली। अगर परमानेंट की बात करें तो वापिस आप इसे एज्यूम कर लो। अगर मैं परमानेंट टीथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, 2 1 2 3। यहाँ भी सेम 2 1 2 3। नीचे भी बात कर रखी थी, चलो यही कर लेते हैं। 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब गिनो, दो और एक तीन, दो पाँच और तीन आठ, आठ आठ दूनी 16, आठ तीन 24, आठ चौक 32, तो 32। यही सुना होगा आपने, हमारे अंदर कितने टीथ होते हैं 32। अब मैंने 2 1 2 3 तो बता दिया, अब इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 1 2 3 तक याद हो गया। जो टेम्परेली होते हैं 2102 और परमानेंट 2123। अब इसके आगे की बात करते हैं। प्रीमोलर टीथ इज यूज्ड फॉर, जो प्रीमोलर टीथ होते हैं किस चीज के लिए यूज होते हैं, ये हमारी ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। बात कर लेते हैं जो हमारे 2123 थे क्या था। टू टू होते हैं हमारे इंसीजर, स्पेलिंग देख लेते हैं यहाँ से। इंसीजर। वन क्या होते हैं, कैनाइन। वापिस टू कितने होंगे, प्रीमोलर। और थ्री कितने होंगे, मोलर। अब कहीं इज इक्वल टू का साइन लग गया, कहीं नहीं लगा। मैंने क्या है, जो है ना 2123, मैंने एक पोर्शन को उठा के बता दिया। तो 2123 टू इंसीजर, वन कैनाइन, टू प्रीमोलर और थ्री क्या, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये क्या होते हैं हमारे डेंटल फॉर्मूला होता है। इसकी 4 से गुना कर देंगे, दो एक तीन, दो पाँच, तीन आठ चौक 32, सारे दांत पता लग गए। तो अब पेपर में पूछ ले प्रीमोलर किस लिए होते हैं, इंसीजर किस लिए होते हैं, बाइट के लिए। कैनाइन पूछ ले तो टीयर। मैं इन्हें बोलता हूँ वो राक्षस वाले दांत। आपने देखा होगा जो राक्षस दिखाते हैं ना टीवी वगैरह के अंदर, उनके साइड का एक दांत बड़ा होता है, क्या बोलते हैं, ड्रैकुला वगैरह जो भी नाम है। और ये क्या है, ग्राइंडिंग। ये क्या है, ग्राइंडिंग वाले दांत, जिसे बोलते हैं गाय भैंस वाले दांत। उनके दांत देखोगे ना इस तरह के दांत होते हैं, हमेशा रगड़ते रहते हैं, ग्राइंडिंग ही करते हैं वो, तो उनके अंदर क्या है, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। बाइट के लिए, जब भी आप बिस्कुट बाइट करते हो, कोई भी चीज़ काटते हो, तो आगे वाले इन दो दांतों से काटते हो ना। और जो हमारे कैनाइन होते हैं, इसके दो दांत के बराबर जो मैं मैं अपने दांत को टच करते इसलिए आवाज़ वैसी होगी। जो साइड में टीथ होता है क्या, कैनाइन होता है, इसके पीछे प्रीमोलर मोलर हमारे टीथ होते हैं। ये क्या है, ग्राइंडिंग पर्पज से यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे होगा समझ।
पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, जो पैरोटिड ग्लैंड से कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड्स आपको पता होगी, ये क्या होती है हमारी, ये स्टमक, सॉरी क्या लगा दी देखो, अब मान लो अगर गलती से लग जाता, तो ऐसा नहीं कि ये मतलब गलत हो गया या ये आता नहीं है, बेसिक चीज़ थी, लेकिन कई बार बोलते कुछ है लग कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड क्या हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं ना, मतलब सलाइवा सिक्रीट करती है। और भी ग्लैंड होती है, जैसे एक तो पैरोटिड ग्लैंड ही हो गई, इसके अलावा हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड भी हो गई, सब मैंडिबुलर हुई। ये क्या है, मतलब दो ग्लैंड सबलिंगुअल की होती हैं, दो सबमैंडिबुलर की, और दो क्या पैरोटिड ग्लैंड। टोटल क्या है, 6 ग्लैंड होती है, या हम कह देते हैं 3 पेयर ग्लैंड होती है हमारी माउथ के अंदर। क्या सिक्रीट करती है, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे क्या टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन मतलब PTYLIN। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली बार मैंने इसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा करी थी, लेकिन अभी हम क्या है, अपनी मैराथन पे है, तो हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे इसके अंदर। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सैलिवरी अमाइलेज एक्शन इज, जो ऑप्टिमम पीएच होता है ना सैलिवरी अमाइलेज को एक्शन करने के लिए कितना चाहिए होता है, तो स्लाइटली एसिडिक मतलब 6.8 पीएच लगभग। विच पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन, कौन सा पार्ट है फेरिंग्स का जो क्या है डाइजेशन से एसोसिएटेड होता है, तो फेरिंग्स के मिडल पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। ये डाइजेशन से अटैच होता है, और डाइजेशन करता नहीं है कुछ, बस अटैच होता है डाइजेशन पार्ट से, कॉमन पैसेज होते हैं ना ये। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या चाहिए होता है, पेट के अंदर होता है तो एसिडिटी चाहिए होगा, तो क्या लगभग 2.5 से 4.5 पीएच। मेरे ख्याल से पीएच सबको पता होगा, नहीं तो बहुत बेसिक बताता हूँ। पीएच 0 से लेकर 14 तक इसकी मतलब रेंज होती है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम कोई भी वैल्यू हो एसिडिक, 7 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो बेसिक। जो सक्कस एंटेरिकस है, ये क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका नाम ही क्या होता है हमारा, सक्कस एंटेरिकस। तो क्या सक्कस एंटेरिकस क्या है हमारा, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। नेक्स्ट है द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कौन से एंजाइम कंटेन करता है, तो इसके बारे में एक हम अलग से मतलब वो भी लेनी थी, मैं भूल गया। एक छोटे से स्मॉल वीडियो में 5-6 मिनट में ले लेंगे। तो काइमोट्रिप्सिन, सोडियम सॉरी सोडियम ट्रोकलेट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, जो सोडियम हमारा ट्रोकलेट है किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। कोलोन किस चीज़ से रिलेटेड है आपने सुना होगा, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये क्या होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। और ये लीबियम ने इलियम है, जो सी ऑप्शन में है ना ये इलियम है, इलियम। ये मतलब गलत हो रहा है टाइपिंग में, गलत है। ड्यूडोनियम जिजोनियम इलियम होता है। तो कोलोन किसका पार्ट है हमारा, इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम कोलन ये सब। विच ऑफ दीज ग्लैंड हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, कौन सी ग्लैंड है जिसके पास क्या है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन होते हैं, लीवर, पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या, पैनक्रियाज, इससे पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है। और इसके अलावा इसके अंदर से अल्फा बीटा आइसोलेट ऑफ लैंगरहॉन्स, अल्फा बीटा गामा सेल्स है, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसके अंदर से कौन सी ग्लैंड है जो एसोसिएटेड होती है किससे, अमीनो एसिड के डिटर्मिनेशन से क्या एसोसिएटेड होती है, तो कौन सी ग्लैंड होती है हमारी, लीवर। जो बाइल है ये कहाँ बनता है, बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो सुना होगा बाइल बनता तो कहाँ है, लीवर के अंदर, और स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लेडर या गोल ब्लेडर के अंदर क्या स्टोर होता है। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा लीवर इज द स्टोरेज साइट ऑफ, लीवर किस चीज़ की स्टोरेज साइट है, आपने सुना होगा जब जो भी हम खाते हैं
बेसिक ही बात सुनी होगी कि जो भी हम खाते हैं कार्ब्स फैट ये सब टूट फूट के ग्लूकोज हमें मिलता है। ग्लूकोज मिलने के बाद ही हमारी बॉडी के अंदर आता है। जो हमारा कुछ यूज़ हो जाता है वो तो यूज़ हो गया, जो बच गया हमारा लीवर क्या करता है उसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज करके बॉडी के अंदर स्टोर करने लगता है। तो लीवर इज द स्टोरेज साइट ऑफ ग्लाइकोजन। द प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके प्रोटोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन वगैरह क्या इसके प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं। विच वन ऑफ दीज प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनके अंदर से कौन सा क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है? तो जो हमारा फेरिंगल टोन्सिल्स होते हैं ये क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। कई बार जब टोन्सिल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, टोन्सिलाइटिस हो गया, मतलब टोन्सिल में क्या आ गई, सूजन आ गई। नेक्स्ट है सी शेप हेलाइन कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन। जो सी शेप हेलाइन कार्टिलेज होती है क्या होती है, हमारी ट्रैकिया होती है। आपने सुना भी होगा ट्रैकिया के अंदर क्या इनकम्प्लीट रिंग्स होती है। कैसी? सी शेप। अब इमेजिन करना, ये है ना इसके अंदर इस तरह की रिंग्स होती हैं, लेकिन ये पूरी नहीं होती, आधी आधी होती है इस तरह की रिंग्स। ये क्या सी शेप हेलाइन कार्टिलेज है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट है द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर डिवाइडेड इनटू। जो राइट और लेफ्ट लंग्स है किस में डिवाइड होता है? देखो राइट लंग तो 3 लोब में और लेफ्ट लंग क्या 2 लोब में। इसी से हम क्या कहते हैं कि जो हमारा राइट लंग है ना ये थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग क्या है थोड़ा सा छोटा होता है। ये भी याद रखना हमें, जिसमें ज़्यादा लोब होते हैं वो ज़्यादा बड़ा भी होता है और जिसके अंदर कम लोब होते हैं छोटा भी होता है। आपने सुना होगा हमारी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है क्या थोड़े आपस में छोटे बड़े होते हैं। किडनी थोड़ी छोटी बड़ी होती है। हमारी जो लंग्स है ये भी क्या है थोड़े छोटे बड़े होते हैं। लेफ्ट हमारा छोटा होता है, राइट हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर। जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये कितने पेयर में होती है? तो 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल्स क्या प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल पर मिनट इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग इज। अगर कोई नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग कर रहा है तो 1 मिनट में लगभग कितनी बार क्या है एक तरह से सांस लेता है? तो लगभग 12-15 बार बोल देते हैं, बल्कि कई बार 10-12 बार, 10 से 12 बार भी बोल देते हैं। तो 15 बार तक क्या है सांस लेते हैं नॉर्मल। जो टाइडल वॉल्यूम है ये क्या होता है हमारा? टाइडल वॉल्यूम होता है पासिस इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल। जो भी गैस पास हो रही है इन और आउट ड्यूरिंग ईच साइकिल के अंदर वही क्या हमारा टाइडल वॉल्यूम है। टोन्सिल्स क्या होते हैं? टोन्सिल्स आर प्रेजेंट इन, हमें हमारी नेक के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन नेक में कहाँ होता है? फेरिंग्स के अंदर। बता चुका है तो मैं, टोन्सिलाइटिस तो सूज जाते हैं तो क्या बोलते हैं? टोन्सिलाइटिस। नॉर्मल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज। जो नॉर्मल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कितना होता है? ये 1 किलो 1000 ml होता है। ये पढ़ रखे होंगे सबने। अब ये डिटेल में तो बहुत लंबे बैठते हैं, ये पढ़ रखे होंगे, ये वही होते हैं जो हमने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, टीवी आरवी आईआरवी। तो जो भी हम करते चलेंगे कोई बात नहीं। जो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? जो टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल क्या है, मतलब 500 ml क्या हम ऑक्सीजन इन और आउट करते हैं, लेकिन अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी बोले ना अबाउट 6000 ml या 6 लीटर कैपेसिटी होती है हमारी लंग्स की। अगर हम लंग्स की एल्वियोली को बिछा दे तो एक लोन टेनिस नहीं होता, इतना बड़ा कोट बन सकता है। तो आप सोच सकते हो ये छोटे से लंग्स के अंदर कितना एरिया समाया रहता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लंग्स इज कॉल्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होने लगती है हमारे लंग्स के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? हम अफेजिया बोलते हैं कंडीशन को। जो हमारी ये एनोक्सिया कंडीशन है इसके अंदर क्या है, मतलब हम ब्लड जो लंग्स है ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती। और जो एनोरेक्सिया इसके अंदर क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, आपने मैंने पहले ही बता रखा है। जो लेडीज उन्हें हो जाता है कि वो ज़्यादा खाएंगी तो मोटा हो जाएंगी, या कुछ भी खाएंगी तो उनका वेट प्लस हो जाएगा, तो इस चक्कर में क्या है खाना छोड़ देती है, जिससे क्या भांति भांति प्रकार की बीमारियां से ग्रस्त हो जाती है। डिप्थीरिया इज इन्फेक्शन ऑफ डिप। जो हमारा डिप्थीरिया ये इन्फेक्शन है किसका? लैरिंग्स का, फेरिंग्स का, ब्रोंकी का या ट्रैकिया का। तो किस चीज़ का होता है ये हमारा?
फेरिंग्स इन्फेक्शन बोल देते हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल देते हैं। Change of partial pressure of O2 and CO2 gas in the blood is responded by, जो O2 CO2 का पार्शियल प्रेशर है, इसका मतलब जो रेस्पॉन्सिबल या रेस्पॉन्डेड होता है वो किसके द्वारा होता है, कीमो रिसेप्टर के द्वारा। पार्शियल प्रेशर समझते हैं ना, हमारी ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इनका क्या पार्शियल प्रेशर रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो CO2 भी रहती है कुछ मात्रा में। जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर पार्शियल प्रेशर के दौरान ही क्या इनका डिफ्यूजन वगैरह भी होता है। टॉपिक है बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रखना कीमो रिसेप्टर के द्वारा होता है रेस्पॉन्डेड। व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा, उसका मेन ऑर्गन ही क्या है, किडनी। किडनी नहीं होगा तो यूरिन ही नहीं बनेगा तो फिर कुछ भी नहीं होनेगा, सब काम ही खत्म। तो सबसे मेन ऑर्गन क्या है हमारा, किडनी। नेक्स्ट हमारा जो रीनल है, रियल नहीं है रीनल है, रीनल ब्लड वेसल्स एंटर इन द किडनी थ्रू, जो रीनल ब्लड वेसल्स होती है ये किडनी के अंदर एंटर करती है कहाँ से, मेड्यूला से, कोटेक्स से, हाइलम से, एड्रिनल ग्लैंड से, कहाँ से। तो इसका तो मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, क्या हीलियम से या हाइलम से क्या एंटर करती है। मेडुला कोटेक्स का भी क्या डायग्राम भी दिखा रखा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की बेसिक यूनिट क्या है तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन और किडनी की नेफ्रॉन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन ट्यूब्यूल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, वाटर क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा, किसके कारण, एल्डोस्ट्रोन के कारण या थायोक्सिन के कारण, पैराथार्मोन के कारण, किसके कारण हो जाता है तो एल्डोस्ट्रोन के कारण क्या है वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम पोटेशियम का इसके अंदर रोल नहीं है, उनका भी रोल होता है, ऐसी बात नहीं है। ट्राइगोन इज प्रेजेंट इन, जो ट्राइगोन है प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेनरी ब्लैडर या किडनी के अंदर। जो ट्राइगोन क्या है, एक तरह से ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे यूरेनरी ब्लैडर के अंदर। नेफ्राइटिस, सिंपल सी बात, नेफ्रॉन के अंदर सूजन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। और नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की यूनिट, तो किडनी के अंदर सूजन को क्या बोल देंगे हम, नेफ्राइटिस। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन, ये सुना होगा हमारी जो किडनी है उसके अंदर कितनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन क्या एक ही किडनी के अंदर होती है। 10 लाख को क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में, 1 मिलियन। द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट टू, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, तो इसकी लगभग 500 ml कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कोज बाय, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा क्या कोज हो, मतलब किसके द्वारा होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत सारे कारण से होता है। इसके अंदर क्या एक मोस्ट कॉमन कारण है लिस्टीरिया कोलाई, ये हमारी उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के अंदर भी, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस मेनली इन, जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन है ये मेनली कहाँ टेक प्लेस होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, या पीसीटी या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो कहाँ होता है ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, किसका, ग्लूकोज का, याद रखने वाली बात है। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय, पोलीयूरिया कंडीशन है तो कैरेक्टराइज होती है किसके द्वारा, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, ये क्या है पोलीयूरिया कंडीशन होती है। एक होता है कि अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जब ग्लूकोज यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्लाइकोसूरिया बोल देते हैं। इसी तरह जब प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसे क्या बोल देते हैं, तो प्रोटीनूरिया बोल देते हैं। प्रोटीनूरिया। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम, जो ग्रोथ हार्मोन है ये रिलीज होता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड से, पैराथायराइड से, कहाँ से, तो ये कॉमन क्वेश्चन ही है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड तो लैरिंग्स के एक तरह से फ्रंट में प्रेजेंट होती है, तो थायराइड ग्लैंड सुना भी होगा आपने, थायराइड की हमारे नेक के यहाँ दोनों साइड पे होती है, तो ये क्या है फ्रंट में प्रेजेंट होती है।
जो T3 T4 हार्मोन्स है किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा, थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा। T3 T4 जब थायराइड का टेस्ट करवाने जाते हैं वहां भी चेक होता है तो थायराइड ग्लैंड से होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द हार्मोन कंसर्न द हार्मोन कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज। जो हार्मोन है जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट से एक तरह से ताल्लुकात या उससे कंसर्न रखता है, कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन ही होता है। इसलिए कहते हैं ना थायराइड की मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी से क्या है, इंसान का जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या स्लो होता है, बुद्धि का विकास भी नहीं होता पूरे। आयोडीन वाला एक ऐड भी याद आ गया होगा किसी किसी को। द पैराथार्मोन रेगुलेट्स द, जो पैराथार्मोन है रेगुलेट करता है क्या? ये क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या मतलब रेगुलेट करता है, कौन? पैराथार्मोन। नेक्स्ट है द एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। जो एड्रीनल ग्लैंड है कहाँ सिचुएटेड होती है? तो ये भी सबको पता होगा, ऑन अपर पोल ऑफ किडनी। किडनी के दोनों साइड पे क्या है? एड्रीनल ग्लैंड होती है। हाँ ये मैंने अब मुझे याद आ गया, मैंने इसका वो भी लाया था, मैं डायग्राम दिखाया भी था पिछली बार जब हमने डिटेल में किया था, तो वहाँ प्रेजेंट होती है हमारी क्या ये एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखना है ना। ये हमारा विच विच वन ऑफ दीज इज नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड। इसके अंदर से कौन सा क्या है नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड है? तो ये कौन सा होता है हमारा ये हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है? एक ग्लूकोकोर्टिकोइड है नेचुरली अकरिंग। द एंजाइम रेनिन इज सिक्रेटेड बाय। जो रेनिन एंजाइम है किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है? तो ये क्या है हमारी ये किडनी के द्वारा होता है हमारा सिक्रेटेड। एक्शन ही हमारे पेट के अंदर करता है लेकिन सिक्रेटेड कहाँ होता है? किडनी के अंदर। ये वही एंजाइम है जो दूध का दही बना देता है बच्चों के अंदर। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड इज कंसर्न्ड विद। ये किसके मतलब ये क्या होता है, क्या करता है ये? क्या हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड? तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट है द एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ये किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं? तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन किसके द्वारा होंगे? हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर। दो भाग होते हैं इसके अंदर भी, एड्रिनल कोर्टेक्स और मेडुला। इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा? तो ये तो पेनक्रियाज के द्वारा। पेनक्रियाज में भी क्या? इसकी बीटा सेल के द्वारा। अल्फा से ग्लूकागोन और गामा से हमारा अल्फा बीटा डेल्टा डेल्टा होती है शायद वो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो फिलहाल मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा। मतलब एक तो अल्फा बीटा गामा या डेल्टा, अब मैं अपने आप ही कंफ्यूज हो गया बोल के। तो मतलब अल्फा बीटा गामा या डेल्टा से निकलती है। अल्फा से हमारा ग्लूकागोन, बीटा से हमारा इंसुलिन, गामा या डेल्टा से हमारा सोमेटोस्टेटिन। बीटा सेल से हमारा इंसुलिन। इन डायबिटीज मेलाइटस द लेवल, डायबिटीज मेलाइटिस में जो लेवल है किसका बढ़ जाता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। किसके अंदर? डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो क्या? पीनियल ग्लैंड के द्वारा। इनसोम्निया कंडीशन में यूज होता है, मतलब जैसे नींद वगैरह नहीं आती वहाँ भी क्या है मेलाटोनिन का यूज करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, ग्रेव्स डिजीज इज रिलेटेड टू। जो ग्रेव्स डिजीज है किस चीज से रिलेटेड है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हाइपो मतलब होता है थायराइड की कमी, थायराइड की कमी से तो ग्वेटर वगैरह होते ही हैं, लेकिन जब थायराइड की ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो इससे क्या ये ग्लैंड भी क्या है ये स्वेलअप भी हो जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म में भी। और कौन सी बीमारी होती है? ग्रेव्स डिजीज होती है। नेक्स्ट, एक बार हम अपना जो हम वो लाए थे, क्या नाम है, जो मैं अपनी 12th क्लास का लाया था वो भी कर लेते हैं। 2 मिनट में हो जाएगा, हमारे काम की चीज़ है। कर लेते हैं, 1 सेकंड। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स है ना, तो बोन्स लाया था मैं। ये मेरे मतलब अपने 12th क्लास के टाइम के वो है नोट्स, तो इन्हें ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था, पर कोई बात नहीं। देखो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर क्या है?
206 हड्डी होती है। ये 206 हड्डी क्या है, दो भागों में डिवाइड होती है। एक दो एक्सियल स्केलेटन, हाँ येलो कलर ठीक रहेगा इसमें, और दूसरा क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 86 बोन होती है, अपेंडिकुलर के अंदर कितनी होती है, 120 बोन। अगर हमने जोड़ेंगे तो 206 आ जाएगी। तो अगर हम देखें ना, एक अगर हम रफली देखें, इस पन्ने पे 206 के 206 हड्डी कवर है, लेकिन और भी पन्ने हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा डिटेल में लाया हूँ मैं। तो हमें बस सुनना है, रटना नहीं है, बस सुनना है। मैं पहले बताऊँ, रटने से कभी भी कोई चीज़ याद नहीं होती। तो एक्सियल स्केलेटन होता है ना, जो पीटी वाली कंडीशन नहीं होती, आप सीधे खड़े हो जाओ, अपने दोनों हाथ ऐसे फैला लो, दोनों हाथ दोनों डायरेक्शन में फैला लो। जो आपका एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर क्या क्या आता है, ये देखो। एक तो स्कल मतलब खोपड़ी, इसके अलावा ये स्कल है, जो मेन मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं। हमारा रिब केज छाती, वर्टिबल कोलम, और कई बार क्या है मतलब पेल्विक और पेक्टोरियल गिल्टल। ये जो हमारा पेल्विक होता है तो हिप रीजन होता है, और पेक्टोरियल क्या होता है, शोल्डर वाला। तो ये कई बार से एक्सियल में और कहीं कहीं से अपेंडिकुलर में गिनते हैं। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। तो मतलब बहुत सारे जो ऑथर हैं, मतलब कई जगह ये कहीं अलग अलग गिन रखी है। तो कभी भी इसके ऊपर ऐसे डिबेट होता नहीं है कि कहाँ गिनते हैं, हम ऐसे मानते हैं। अगर हम यहाँ गिनेंगे तो यहाँ इसे छोड़ देंगे, अपेंडिकुलर में गिनते तो एक्सियल में छोड़ देते हैं। फिलहाल मैंने इसे एक्सियल स्केलेटन में गिन लिया, तो हमने क्या यहाँ गिन लिया। ये होते हैं। अब जो स्केल है ना, स्केल के अंदर भी क्या है, 28 बोन होती है टोटल। 28 बोन कैसे कैसे होती है, एक तो हमारी क्रेनियम, क्रेनियम मतलब खोपड़ी, सिर, इसके अंदर क्या 8 बोन होती है। फेशियल, फेशियल के अंदर कितनी 14 बोन्स होती है, 14 बोन। ईयर ओसिकल के अंदर कितनी 3 बोन। ये टोटल कितनी है 28। काउंट करें, तीन तीन ईयर में होती है, 6 हो गई। 14 बोन इसके अंदर, 14 और 6 20, और 8 28, 28 बोन हो गई। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद एक होती है हायोड बोन। आपने देखा हमारी जीभ है, एक तरफ से तो खाली इधर से मटकती रहती है, आपने देखा हमारी जीभ तो पता ही है ना, टंग। ये बाहर यहाँ से तो अटैच है नहीं, पिछली तरफ से किस बोन से अटैच होती है, जो हमारी जीभ है ना, ये ऐसी मसल से दोनों तरफ से अटैच नहीं होती, ये सिर्फ एक साइड से अटैच होती है, वो भी क्या हायोड बोन से। हायोड बोन से अटैच है, दूसरी तरफ से फ्री है, तभी तो हमारे मुंह के अंदर इधर उधर घूमती रहती है। स्टर्नम, स्टर्नम बोन को अगर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा ये मान लो, अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, ये कोई इंसान है, यहाँ क्या है उसकी, ये नेक है, और यहाँ पे एक ऐसे स्टर्नम होती है, ऐसे बोन होती है एक, यहाँ से क्या है उसकी पसली अटैच होती है इस तरह। जो आप सुना है ना, 12 पेयर पसलियाँ होती है, जो हार्ट को बचा के रखती है। तो ये जो ट्राइंगल मैंने डायग्राम बनाया ना, ये तो अटैच हड्डी, जो मैंने इस तरह का भी डायग्राम बनाया था, यही होती है हमारी क्या, स्टर्नम बोन। तो ये क्या एक ही बोन होती है, ये भी गिनते हैं। रिब के जो ये मैंने ये बनाई है, ये क्या है 24 बोन्स होती है। वर्टिबल जो हमारी कमर होती है, कमर के अंदर वर्टिबल कॉलम होता है, सबको पता है, रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं सिंपल भाषा में। 26 बोन इसके अंदर होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। पेक्टोरल क्या होती है हमारी, जो हमारे कंधा होता है, कंधे के अंदर भी हमारी बोन्स होती है, 4 बोन होती है। तो ये भी हमारे इसके अंदर गिनी जाती है। और जो हिप रीजन है, इसके अंदर की बोन भी क्या है, हम इसके अंदर ही गिनते हैं। तो ये टोटल क्या है देखो, 28 बोन स्कल के अंदर, एक बोन हायोड के अंदर, एक स्टर्नम के अंदर, 24 बोन रिब केज के अंदर है, 26 बोन हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर है, 4 बोन हमारी पेक्टोरल गिर्डल में है, और 2 बोन क्या हमारी, हाँ पेल्विक गिर्डल में। मैंने जोड़ लिया, आप भी जोड़ लेना अगर आपको जोड़ना हो। ये टोटल क्या है 86 बोन होती है। इसके अलावा अगर हम अपेंडिकुलर सिस्टम में आए, इसके अंदर हमारे हाथ और पैर आते हैं बस। तो हम हाथ की बात करते हैं। फोर लिम्ब का मतलब क्या है, हाथ। एक सिंगल हैंड है, सिंगल हैंड की बोन गिन के 200 गुना कर देंगे, हो गया दोनों हाथ। ऐसी सिंगल लेग्स की गिन के 200 गुना कर देंगे, हो गया दो। जो हमारा हाथ है ना,
अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, ये यहाँ पे समझो, ये जो हाथ है, अब इसके अंदर एक हड्डी तो यहाँ होती है, यहाँ पे हमारी कोहनी आ जाती है, ये यहाँ से क्या एक हड्डी यहाँ होती है। अब मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, तो कोई ये ना इसके अंदर फुल एचडी की मांग ना करे कि भाई डायग्राम अच्छा नहीं है। एक बोन तो ये होती है। अब ये मांस वगैरह हटा लो, ये क्या हमारी एक बोन तो ये है। दूसरे पेन से बनानी चाहिए थी मुझे। जो हमारी एक बोन तो यहाँ है, इसके बाद ये हमारा जॉइंट आ गया कोनी, इसके बाद एक बोन ये है, एक बोन ये है, फिर यहाँ क्या, यहाँ हमारी बहुत सारी हड्डियाँ हैं। काउंट 10 का ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद क्या है, ये हमारी उंगलियां हो जाती है। आपकी उंगलियों से पीछे भी हड्डियां होती है ना, इसके बाद आपकी क्या निकली रहती है, उंगलियां निकली रहती है। ये अंगूठा हो गया, ये हमारी टोटल बोन्स होती है हमारी। तो अभी पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर सारी बताऊंगा कौन सी क्या है। ह्यूमरस बोन एक होती है, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजिस 14। अब देखो, ये क्या है, हमारी ह्यूमरस है, ये क्या हमारी रेडियस है, ये क्या हमारी अल्ना है, ये क्या हमारी कार्पल है, कितनी होती है ये 8। ये क्या हमारी मेटाकार्पल है। आप जब अपनी हथेली है ना, कभी भी देखना उंगली से पीछे जो हमारी हथेली होती है, यहाँ पे दबा के देखना, यहाँ भी हड्डी होती है हमारी। तो 5 उंगली है तो 5 हड्डी होंगी, तो कितनी मेटाकार्पल होंगी हमारी, 5। अब अपनी उंगली की अगर आप हड्डी गिनोगे ना, तो आपकी सब उंगली में 3 हड्डी होती है, देखा होगा सबने। 3 हड्डी होती है ना, अंगूठे में 2 होती है, तो 5 उंगलियां होती है, मतलब 4 उंगली एक अंगूठा होता है। 4 उंगली के अंदर 3 हड्डी है, तो 4 तिया 12, और अंगूठे के अंदर 2 होती है, तो 12 और 2 14। तो कितनी हो गई है, 14 क्या हो गई हमारी फैलेंजेस या डिजिट्स। तो यही तो लिखा है, 14 फैलेंजेस, 5 हमारी मेटाकार्पल्स, 8 बोन्स। 8 बोन्स हमारी कार्पल है, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस। जिसे नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो। ये वाली ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, ये 8 क्या है, मेटाकार्पल्स। हथेली के पीछे जो हड्डियाँ होती है, ये 5 क्या है हमारी सॉरी ये कार्पल थी, ये मेटाकार्पल है। और उसके बाद जो हमारी उंगलियां, ये इन्हें क्या बोलते हैं, डिजिट्स या फैलेंजिस। हमारी 4 उंगली और एक अंगूठा होता है, 4 उंगली में 12, एक उंगली में तीन तीन हड्डी होती है, तो 4 उंगली में 12 हड्डी, अंगूठे में 2 ही होती है, देख लेना। तो अंगूठे में 2, 12 और 2 14, तो 14 हड्डी हो गई। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितनी बोन निकल के आती है, 30। हमारे कितने हाथ होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, तो टोटल कितनी बोन हो गई, 60। दोनों हाथों में 60 बोन्स हो गई। अब दोनों पैरों में देखते हैं, फिर पहले डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। एक सेकेंड, ओहो ये तो बेचारा इंसान ही गायब हो गया। देखो यहाँ पे एक हड्डी होती है, इसके बाद क्या, ये घुटना आ गया, इसके बाद एक ये। अब मुझे 2 हड्डी दिखानी है, इसलिए मैं यहाँ ऐसे फूल सा बना रहा हूँ, ऐसे होती नहीं है हड्डी लेकिन। इसके बाद ये जैसे हमारी यहाँ कार्पल थी, यहाँ क्या है, टार्सल हो गई। इसके बाद क्या है, ये मेटाटार्सल हो गई। अंगूठे में भी, मतलब पैर में भी 4 उंगली और एक अंगूठा होता है, और इनके ऊपर क्या है, ये हमारी उंगली हो गई, 1 2 3 4 उंगली और एक अंगूठा। देखो पहले नाम देख ले, फीमर, पटेला, फीबिया, ट्यूबुलर, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। देखो ये वाली जो बोन है, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, क्या है ये, फीमर। ये क्या हमारी ट्यूबुला, ये क्या है, फेब्युला। ये जो घुटने का है ना, यहाँ तो कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन आपने देखा होगा घुटने के ऊपर एक कटोरी सी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, पटेला बोलते हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं तुरंत अपने घुटने पे हाथ लगाओ, पैर को अपना सीधा करो, अगर जमीन पे बैठे हो तो पैर सीधा करो, आपके घुटने के ऊपर आपको एक हड्डी दिखेगी, कटोरी सी, जैसे किसी ने कटोरी उल्टी रख दी हो। तो ये क्या है, पटेला। देखो यहाँ 8 हड्डी थी ना, इसकी ये मान लो यहाँ 8 थी, यहाँ भी 8 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या है, 7 हड्डी है। इसकी एक हड्डी एक्स्ट्रा कहाँ चली गई, यहाँ एक हड्डी कम है ना,
जो एक हड्डी यहाँ से गई ना वो पटेला के अंदर चली गई, बाकी सब कुछ सेम है। जो हमारा पैर की उंगली है उसके पीछे भी तो इतना बड़ा पैर है ना उंगलियों से पीछे, यहाँ भी तो हड्डी होंगी, तो 5 हड्डी क्या होती है यहाँ पे। पैर की उंगली में भी 3 हड्डियाँ होती हैं, तो 1 2 3 4 उंगलियाँ हैं, तो 4 3 चौक 12, अंगूठे में 2 तो 14 हो गई यहाँ भी हड्डी। तो इन सबको भी जोड़ेंगे, एक फीमर, एक पटेला, एक टीबला, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस, इन सबको भी जोड़ेंगे तो कितनी बोन बनती है 30। दो पैर है तो 2 से गुना कर देंगे तो 60। दोनों हाथ में 60 बोन, दोनों पैर में 60 बोन, तो टोटल 120 बोन हो गई। 120 तो ये हो गई, और 86 हमने कहाँ गिनी थी, एक्सिस में गिनी थी, ये पेंडिकुलर है ना, एक्सियल सिस्टम में गिनी थी। जोड़ते हैं 6 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 206 की 206 हड्डी मेरे ख्याल से अब आ गई होंगी। तो ये हमारी है। एक बार अगर किसी को ना समझ आए तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो स्लो करके देख लेना, अगर ना समझ आए मेरी आवाज़ म्यूट करके खाली पढ़ लेना, और नोट्स बना लोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट है। ये कोई पीडीएफ के नोट्स नहीं, आपको भी पता है, मैंने भी अपने हाथ से बनाए थे अपने टाइम पे, तो हाथ से बनाओगे हमेशा आगे तक काम आएंगे और यूज़फुल नोट्स होते हैं, पूरे मन से बनाओ। अब मैंने तो एनसीईआरटी से बनाए थे, मैं आपको भी सलाह दूंगा अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी से बना लेना, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ से बना लेना, क्योंकि बहुत से लोग वर्किंग भी होते हैं। तो जब मैंने मेहनत करी रखी है पहले एनसीईआरटी से नोट्स बनाने की, मेरी मेहनत हो चुकी, तो आप उसका यूज़ ले सकते हैं। इंसान का मतलब टाइम बचाने भी तो एक वो होता है। जब एनसीईआरटी के ही नोट्स है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप ये भी बना सकते हो डायरेक्ट। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या है, हमने पढ़ लिया क्रेनियम के अंदर हाँ भाई हमारी 8 बोन होती है, फेशियल के अंदर 14 होती है। अब किसी के अंदर उत्सुकता उठ जाएगी कौन कौन सी बोन होती है, इनके भी नाम बता दो। जब एक एक बोन के नाम भी गिनवा दिए तो सीधा 14 बोन क्यों बता दी, इसके भी नाम बताओ, इसका भी बताओ। तो मैंने बता दिया इसका नाम भी यहाँ। मैं कहूँ अगर मैं बताऊँ ये अभी तो याद नहीं होने का, डीएसएस भी में हम इसे एक बार दोबारा करेंगे, और इसकी बकाया मैं आपको इमेज वगैरह दिखा के भी करवाऊंगा। तो अभी तो आपको सिर्फ नाम देख लो। जो क्रेनियम है इसके अंदर क्या है, बहुत सारी बोन होती है, 8 बोन होती है ना खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी समझते होंगे, मैं सिंपल भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ, क्रेनियम अजीब सा वर्ड लगता है, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ ना खोपड़ी तो तुरंत ध्यान में आ जाता है, अच्छा ये सिर है। तो एक तो फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, ओसिपिटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन 2 होती है, स्फेनोइड बोन 1 होती है, इथामोइड बोन क्या होती है 2, टोटल 8 है। मेरा खुद का तरीका है स्टॉप एफ याद करने का, आप जो भी बना सको बना लेना। इसमें याद रखना जो भाई 2 बोन है टीपी, ये 2 है, बाकी सब एक एक बोन होती है। स्टॉप एफ। अब आपको पेपर में आ गया तो आप STOP FE लिखोगे, एस से भी कोई नाम आ गया तो सोच लोगे हाँ ये है, टी है, अगर आपको पूरा नाम भी याद नहीं है इससे एक एक अक्षर से भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लोगे, तो अगर किसी को बनती है तो बना लेनी चाहिए। फेशियल बोन कितनी बताई थी 14, देखो 2 मैक्सिला, 2 नेजल बोन, 2 क्या जाइगोमेटिक्स बोन, 2 लैक्राइमल बोन, 2 इंफीरियल नेजल कॉनकेव, 1 पैलेटाइन बोन, 2 पैलेटाइन बोन, मैंडिबल 1 होती है, वोमर 1। यहाँ तो क्या है 2 2 बोन बस, सब एक एक थी, ये 2 2 थी, और यहाँ क्या है सब 2 2 है, एक एक सिर्फ यही बोन है। तो इसका भी मैंने बनाया था MNZ लिप MV। अब भाई मेरे पे तो इतना ही बना, इससे तगड़े मेरे पे नहीं आते बनाने कि पहले मैं पूरी एक कहानी लिख दूँ उसके बारे में, फिर छोटा सा ये याद करें, कहानी भी याद करेंगे ये भी करेंगे। मैंने तो ऐसे याद किया था MNZ मेट्रोनिडाजोल लिप और MV मल्टीविटामिन। मेट्रोनिडाजोल और मल्टीविटामिन याद ही रहेगा। और पिल याद कर लो, PIL पिल मतलब गोली होती है ना, तीनों मेडिसिन से रिलेटेड हो गए। जैसे पिल, पिल कौन सी लेनी है, मेट्रोनिडाजोल और मल्टी विटामिन। और देखो मुझे भी अब तो आपसे पढ़ाते पढ़ाते अब मुझे याद आया कि इससे भी ज़्यादा बेटर क्या ये है, ये PIL है, PIL पिल मेट्रोनिडाजोल मल्टीविटामिन। देखो ये इससे भी तकड़ा बन गया, तो अगली बार मैं जब भी कभी पढ़ाऊंगा तो मैं ये वाली ट्रिक बताऊंगा, वो वाली नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छी ट्रिक मुझे ये लगी। मैंने कान में बताई थी, हर कान में 3 बोन होती है, कितने कान होते हैं 2, तो 6 बोन। मैलस इनके स्टेप्स 3 बोन होती है। ये स्टेपिस क्या है, सबसे छोटी बोन है, अगर कहे ना भाई बॉडी की सबसे छोटी बोन क्या है, स्टेप्स। और सबसे बड़ी बोन कौन सी है, तो ये ह्यूमरस, कहाँ गई,
सॉरी फीमर, फीमर फीमर फीमर, ये रही फीमर, ये सबसे बड़ी है और स्टेपिस क्या है, सबसे छोटी है। अब थोड़ी रिब की बात कर लेते हैं। हमें पता है जो हमारी रिब है 24 बोन होती है। इसके अंदर क्या है, स्टर्नम से तो अटैच होती है ये, 1 से लेके 7 पेयर, मतलब 14 बोन तो क्या है ट्रूली अटैच होती है, ट्रू रिब बोलते हैं। और जो 8वें 9वें 10वें नंबर की जो होती है, मतलब 8 में भी दो रो, 8वें पेयर में भी दो, 9th में भी दो, 10th में भी दो, ये 6 बोन क्या है ना फॉल्स रिब बोलते हैं। 11th और 12th पेयर को क्या बोलते हैं, 4 बोन फ्लोटिंग रिब्स। इनकी डिटेल मैं अभी नहीं बता रहा। तो ये 24 है। जिसे पहली आती होगी, मतलब जिसने 12th क्लास में मतलब अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो उसे नाम देखते ही तुरंत याद आ रहा होगा पिछला, तो वो याद कर सकता है। बाकी सभी ने बस नज़र में से निकाल लो, बाकी हम इसे डीएसएसबी में अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर आपको अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, इसे याद कर लेना, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। जो हमारी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम है, इसके अंदर क्या है, सर्वाइकल का पेन सुना होगा ना, 7 बोन तो सर्वाइकल की होती है, थोरासिक की 12 बोन होती है, लंबर की 5 बोन होती है, और ये क्या हमारी सैक्रल की 1 बोन होती है, ये फ्यूज बोन होती है। पहले ज़्यादा थी ये, हमारे ना पहले 34 बोन्स होती थी, ये फ्यूज होके 26 हो गई, तो ये मतलब बहुत सारी बोन होके एक बोन बन गई है। और ये कोक्सिक्स भी क्या है, फ्यूज बोन है, पहले ज़्यादा थी, अब ये फ्यूज होके एक ही बोन बन गई। टोटल क्या है 26। इसका C7T12L5S1 कोकिक्स, ऐसे करके याद रख सकते हैं। बाकी आपको जैसे याद हो वैसे कर लेना, मुझे तो ऐसे याद है अच्छे से, C7T12L5S1 कोकिक्स। अब जो पेक्टोरियल गिर्डल था और पेल्विक गिर्डल था, यहाँ देख लो। जो पेक्टोरल गिर्डल था, मैंने बताया था ना हमारे शोल्डर वाला रीजन, इसके अंदर एक क्लाविकल बोन होती है। मैं आपको बताऊं, अपना हाथ अपने गले पे रखो, गले पे रख के उस हाथ को नीचे लाओगे तो आपको तुरंत आपके आपका अंगूठा और आपकी उंगली से दो बोन टच होंगी। जैसे आप अपना गर्दन पकड़ोगे, किसी का गला दबाते हैं, आप यहाँ से पकड़ के हाथ ढीले ही रखना, अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे लाओ, पेट की तरफ, बहुत हल्के हल्के नीचे लाओगे ना, तो यहीं छाती से पहली आपको क्या है, रुकावट दिख जाएगी, दो बोन दिख जाएंगी। जब आप इन बोन को ऐसे हाथ फेरते फेरते कनेक्ट करोगे, तो आपके बिल्कुल गले के बिल्कुल सेंटर पे बीचम बीच आके खत्म, गैप है हल्का सा, ये बोन यहाँ खत्म है। यही बोन क्या है, क्लेविकल बोन है। जहाँ जहाँ हमारा शर्ट का कॉलर होता है ना, जब हम टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, उसका जहाँ कॉलर आता है वहीं पे बोन होती है। जिसने शर्ट पहन रखी हो सीधा अपने कॉलर पे हाथ मारो, यहाँ आपको हड्डी दिख जाएंगी। तो यही क्या हमारी कॉलर बोन है। स्कैपुला अपने अपने हाथ को घुमाओ, कमर पे लेके जाओ, कमर पे ले जाकर आपके शोल्डर को टच करने की कोशिश करो। शोल्डर को टच करने से पहले आपको एक बोन निकल जाएगी कमर में से, एक ट्रायंगल शेप की बोन निकल के आ जाएगी बाहर, यही क्या हमारी स्कैपुला बोन है। अब मैं मेरे पास डायग्राम नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही उल्टे सीधे तरीके से बताऊंगा, तो जिसे पता है उसे तो पता ही है, जिसे नहीं पता मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। मैं बोलते बोलते खुद भी कर रहा हूँ। तो जैसे मैं अपना हाथ मोड़ के शोल्डर को पकड़ने जा रहा हूँ, जोन सा हाथ मोड़ना है, अपनी कमर पे रखो अपना हाथ, और इसी हाथ से इसी हाथ के शोल्डर को टच करने के लिए जब जाऊंगा तो बीच में क्या है, बोन मिल जाएगी, स्कैपुला। तो देख लेना जिसे नहीं पता, और जिसे पता है उसे तो पता ही है। नेक्स्ट है पेल्विक गिर्डल। जो पेल्विक है हमारा हिप रीजन है, इसके अंदर क्या है, इलियम, ये इंटेस्टाइन वाली इलियम नहीं है, याद रखना, वो इलियम अलग है, ये इलियम अलग है। इलियम, इस्चिमिक, प्यूबिक, ये सब जुड़ के क्या बन गई, ये कोक्सल बोन बन गई। और ये क्या है, एक बोन है और दोनों तरफ होती है हिप के, तो ये क्या, टू बोन हो गई बोथ साइड। सुना होगा ना कि जो बच्चे होते हैं, हमारे अंदर तो 206 हड्डी होती है, बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, उनके अंदर ये बोन क्या है, बाद में फ्यूज होती है, इसलिए उनके अंदर बोन क्या होती है, ज़्यादा। जैसे हमारे अंदर तो 26 ही वर्टिबल कॉलम है, उनके अंदर 34 होती है, तो ये ज़्यादा बोन ही तो होती है, ये बढ़ के यही तो बाद में फ्यूज होके क्या है, कम होके 206 बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है बोन्स आपको समझ आई होगी। ये बात सही है कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, लेकिन जितने भी बताया सॉलिड चीज़ है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एक और है छोटी सी, तो ये भी पढ़ ले। जॉइंट्स। जॉइंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। जॉइंट्स को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। आपने भी सुना होगा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं,
डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, जैसे स्कल बोन, स्कल वही खोपड़ी वाली बोन, आप कुछ नहीं करना। अगर आपने खोपड़ी देखी है या गूगल पे स्कल डालो, स्कल डालोगे ना तो आपको जब स्कल दिखेगा, स्कल के ऊपर ना ऐसे लाइन लाइन सी खींची होंगी, जैसे जिग जैक सूचर टाइप बोलते हैं ना, सूचर्स। अब ये मान लो स्कल्स है, तो इसके अंदर आपको इस तरह ऐसे 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 एक हिस्सा, ऐसे 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 दो हिस्सा, फिर ऐसे 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 तीन। देखो बन गई क्या, कितनी बोन बनी। एक अंदर भी होती है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और बाकी क्या है, दो बोन इसके अंदर की तरफ होती है प्रेजेंट। मतलब एक बोन अंदर होती है, एक और यहीं कहीं होती है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, लाइनिंग, यही होती है हमारी फाइब्रस जॉइंट। इनके अंदर मूवमेंट थोड़ी ना होती। आप ये ढक्कन से खोल थोड़ी ना लेते अपने सिरके की, ये ढक्कन खोल के अंदर झाँक लोगे कुछ भी, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होती। ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या होते हैं, ये परमिट लिमिटेड मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट लिमिट करते हैं। ऐसा वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो वर्टिब्रा है, अगर आप पीछे बैंड होना चाहोगे, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, वो ना इतनी ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करता जितना आपका हैंड है। आपकी कोहनी कितनी आसानी से मूव हो जाती है, कि इतनी आसानी से कमर को मूव कर लेते हैं, नहीं करते ना। तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं, मतलब लिमिटेड मूवमेंट ही अलाउ करते हैं। और तीसरे तरह के जॉइंट होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट। ये क्या है, इन जॉइंट की खास बात है कि इनके जॉइंट के अंदर क्या है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइनोवियल कैविटी के अंदर, बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन। अब जैसे दो बोन है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा साइनोवियल। अब हम पढ़ते हैं साइनोवियल फ्लूइड के टाइप, मतलब इसके जॉइंट के टाइप। इसके चार टाइप हैं, पांच सॉरी। ये देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गिल्डर। पेक्टोरल गिल्डर सिंपल सा जो आपका शोल्डर है ना, शोल्डर को 360 घुमा सकते हैं ना, अपने शोल्डर को अपने कमर के बिल्कुल सीधा खड़े हो गए, अपने बिल्कुल सावधान पोजीशन में खड़े हो। फिर जैसे पीटी में इसे साइड में लेके जाते हैं, आगे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, 360 मूव करता है हमारा शोल्डर। तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है इस तरह का। हाँ मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारी बोन्स है, ये क्या है, इस तरह का बॉल है, ये किधर भी मूव कर लेता है इजीली। ये क्या हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके बाद अब हम खाली जॉइंट पढ़ लेते हैं, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या है, नी जॉइंट। जो आपका घुटना है, आपकी कोहनी है, इसके अंदर क्या है, आप अपने घुटने को सीधा खड़े होकर अपने घुटने को क्या है, अपने शोल्डर को टच करोगे, फिर इसे सीधा खोलोगे। क्या आप दूसरी साइड से भी मोड़ सकते हो, एक ही तरफ मूवमेंट होता है ना। तो ये क्या होता है, नी जॉइंट। एक क्या होता है, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट का मैंने तो पायलट से याद रखा था। पायलट क्या होता है, किसी भी एरोप्लेन में हेड होता है, तो ये हमारा हेड है, ये हमारी क्या है, एक तरह से वर्क, ये बोन है, इसके ऊपर जो हमारा हेड रोटेट करता है, क्या पाइवेट जॉइंट के एग्जांपल है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये कार्पल्स के अंदर होता है, अब मैं बता चुका कार्पल्स क्या होते हैं। सैडल जॉइंट क्या होते हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, इनके बीच में क्या होता है, सैडल जॉइंट। अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया अच्छे से, मैं इसकी डायग्राम बना के दिखा दूंगा। अभी क्योंकि हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकता है इनके अंदर से कौन सा एक साइनोवियल जॉइंट है और कौन सा नहीं। तो याद रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये हमारे क्या जॉइंट है। एक और, ये वैसे मैं टॉपिक करवा चुका, लेकिन अब मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ था, तो मैं कहा चलो ये भी लिख करवा दूँ। देयर आर 20 टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या है, 20 तरह के प्रोटीन होते हैं, 20 टाइप, 21 भी होते हैं। असेंशियल भी होते हैं, कंडीशनली असेंशियल भी होते हैं, नॉन असेंशियल भी होते हैं। असेंशियल वो होते हैं, कैन ओनली गेट फ्रॉम फूड, जो सिर्फ फूड से ही मिलेंगे, अपने आप नहीं मिलेंगे। कंडीशनली असेंशियल क्या होते हैं, हेल्दी बॉडी तो उसे अपना आप बना लेती है, लेकिन कैन नॉट मेक इन स्टारवेशन और इनबोर्न एरर। अगर कोई इनबोर्न एरर है किसी के अंदर, उसके अंदर नहीं बनेंगे। और अगर कोई हेल्दी बॉडी है तो बना ही लेगी। कोई स्टारवेशन कंडीशन में है, भूखमरी जैसी हालत में है, तो उससे भी नहीं मिल पाएंगे। जिसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन है, उसकी बॉडी अपना आप बना लेती है। नॉन एसेंशियल है,
कैन नॉट गेट फ्रॉम फूड कांट मेक ओवर सेल्फ, मतलब फूड से नहीं मिलते, अपने आप ही बना लेते हैं हम। तो असेंशियल के याद रखना है हमें, बाकी सब क्या है नॉन असेंशियल याद रखना। एसेंशियल में हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनाइन, फिनाइलएनालाइन और थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ये क्या है एसेंशियल। बाकी सब क्या है नॉन एसेंशियल। नाम पढ़ने हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो नाम मत पढ़ो। हाँ मतलब हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ ही नहीं रहे। जो हम अब आपको सुना हुआ होगा तो एसेंशियल है, जो नहीं सुना होगा नॉन एसेंशियल, सीधा टिक मार देना। ये नो नाम याद कर लो। तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ। हिस्टेडीन, ल्यूसिन, हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनाइन, फिनाइलएनालाइन, ये थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन, ये हमारे हो गए। अब बस, अब चलते हैं हमारी, कहाँ आते हैं हम? हाँ, इसी भी थे ना। मुझे पता है वीडियो लंबी हो चुकी, ठीक ठाक लेंथ आ चुकी, 1.5 घंटे से प्लस की हो चुकी, लेकिन हमने मटेरियल भी ठीक ठाक किया है और पेपर आने वाला है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, इसलिए मैंने करवा दिया। अब हमारी इकोलॉजी की भी वीडियो आएगी, चलो बाद में बात करेंगे, अभी से ख़त्म करते हैं जल्दी। डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू द ये देखो पहले से रंग ही गया दूसरा। एक तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, मेलाइटस तो इंसुलिन की कमी से होता है। एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ये क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक पता है ना, जो यूरिन फ्लो बढ़ाते हैं, वो हार्मोन। डायूरेटिक हार्मोन जो यूरिन फ्लो बढ़ाते हैं। एक होता है क्या, टिटेनी इज रिलेटेड टू, जो टिटेनी है ये किस चीज से रिलेट करता है, तो डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। क्रशिंग सिंड्रोम या कुशिंग सिंड्रोम, ये एसोसिएटेड होता है किससे, तो एक्सिस एक्टिविटी ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। एड्रिनल वाले हार्मोन ही होते हैं हमारे। नेक्स्ट है जो एडिशन डिजीज है, ये किससे रिलेट होती है, ये भी हमारे कोर्टिकोइड हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से। जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन ना वैसे नॉर्मली जो ऑक्सीटोसिन है ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब सिक्रीट, मतलब ऑक्सीटोसिन निकलता तो पिट्यूटरी ग्लैंड से है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग मतलब क्या बोलते हैं उसे, जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसके उस दौरान क्या है, मिल्क इवैक्यूएशन में भी क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से निकलता है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू, जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वो किस वजह से हो जाता है, नोर एड्रिनलिन की वजह से। मिक्सोडेमा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मिक्सोडेमा किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से। ये सब ये मैंने पहले ही बता चुका पहले भी। अपर जो को क्या बोलते हैं, मैक्सिबल मैंडिबल, दो नाम सुने हैं ना, तो अपर जो क्या होता है मैक्सिबल, ये अपर जो के अंदर मूवमेंट नहीं होती, लेकिन मैंडिबल में क्या है मूव करता है। आपने देखा होगा आपका जो नीचे वाला जबड़ा है मूव करता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं करता। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, जो हमारा स्कल खोपड़ी है इसके अंदर एक मूवेबल बोन कौन सी है, तो कौन सी, मैंडिबल है हमारा, जो नीचे वाला जबड़ा है ये तो मूव करता है, बाकी तो और कुछ मूव ही नहीं करता। टंग इज अटैच टू बोन कॉल्ड, टंग किस बोन से अटैच होती है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, किससे, हायोड बोन से अटैच होती है क्या हमारी टंग। एक बार मैं चार्जिंग बंद कर दूं, एक सेकंड बस। द नंबर ऑफ मूवेबल बोन इन वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर नंबर ऑफ मूवेबल बोन कितनी है, तो 30, 20, 24, 26, तो लगभग 24। अब वैसे ये कहूँ तो ये क्वेश्चन नॉन सेंस है, कभी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी ठीक नहीं है। द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, जो वर्टिब्रा है इसकी फर्स्ट मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन क्या है, एटलस। द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब इन थोरैसिक कैविटी, कितने पेयर, 24 हड्डियां होती है ना, तो 12 पेयर ही तो हुए 24 हड्डी के अंदर, रिब्स के अंदर पढ़ चुके हम। रेडियस अल्ना आर्टिकुलेट विद, जो रेडियस अल्ना है ये किसके द्वारा आर्टिकुलेट मतलब अटैच किसके द्वारा रहती है, तो
हमें पता है रेडियस अल्ना हाथ की बोन है, तो ये रेडियस अल्ना के पीछे कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस ही तो होती है। एक ये भी पूछ लेता है विच वन ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी? पैर की हड्डी कौन सी? फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। और अगर ये कहे हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, तो इनेमल है। जो दांत के ऊपर की भारी आवरण है उसे बोलते हैं क्या? इनेमल। इनेमल। पाजेट डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय, जो पेजेट डिजीज है किसके द्वारा होती है? इसके अंदर क्या है, हमारी बोन्स है ना सॉफ्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बोन्स की बीमारी है। शोल्डर ज्वाइंट किस तरह का एग्जाम्पल होता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसलिए हम क्या थोड़ा फास्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं अब, तो इसलिए हम क्या है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। मूवमेंट इज ओनली, मूवमेंट ऑफ ओनली फ्लेक्सोन एंड एक्सटेंशन इज अलाउड इन, मतलब मूवमेंट होता है जो बोन का, मतलब कह सकते हैं मूवमेंट एक मतलब एक अलाउड कंडीशन में होता है, ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होता है। किस में होता है? हिंग जॉइंट के अंदर हमारा ज़्यादा ज़्यादा एक्सटेंशन में अलाउ नहीं होता हमारा मूवमेंट। नी जॉइंट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो नी जॉइंट किसका एग्जाम्पल होता है हमारा? ये किसका है हमारा? यही तो है हिंग का। इसमें ज़्यादा एक्सटेंशन थोड़ी ना मिलता, कोनी को हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकते, तो ये क्या हमें ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलता। अब जैसे आपको याद भी आ रहा होगा ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, पाइवेट मतलब पायलट वाला, सिर से रिलेटेड, ऐसे याद आ जाएगा, टेंशन नहीं है, पढ़ लो, रटना नहीं है, अपना आप ही पेपर में याद आ जाएगा। द डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट लीड्स टू डिजीज, जो मतलब हमारे जॉइंट के अंदर सोडियम रिलेट के क्रिस्टल का जम जाना, सबने सुना है गाउट के अंदर क्या है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं, यही होता है। नेक्स्ट, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है इंक्लूड, जो साइनेबल जॉइंट है इनके अंदर इंक्लूड क्या होते हैं? जॉइंट ऑफ स्कल, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है, इनके अंदर तो मूवमेंट ही अलाउ नहीं होता। मैंडिबल जॉइंट नहीं, इसके अंदर भी इस तरह नहीं होता। साइनेबल जॉइंट हमने किसके अंदर पढ़ा था? नी जॉइंट, हिंग जॉइंट पढ़ा था ना, यही तो है नी जॉइंट। साइनेबल फ्लूइड होता है प्रेजेंट। द टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन बॉडी 206। कोलर बोन ये भी पढ़ लिया हमने, क्या? क्लेविकल। क्लेविकल क्या होती है? कॉलर बोन किसका पार्ट होती है हमारी? पेक्टोरल गिडल, पेक्टोरल मतलब जो शोल्डर रीजन होता है, उसके अंदर पेल्विक बोन होती है, और क्या होती है हमारी? स्कैपुला होती है। मतलब दो पेल्विक दो स्कैपुला, टोटल क्या होती है? 4 बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, पेक्टोरल गिडल के अंदर। स्टर्नम भी पता है ना सबको, छाती के बीचम बीच वो पत्ता सा हुआ है ट्रायंगुलर शेप का। टर्मिनल पोर्शन क्या होता है? तो कोकिक्स क्या होता है? टर्मिनल पोर्शन होता है, ये भी पता होगा। हमने जो फॉर्मूला याद किया था उसके अंदर भी था ना, कोकिक्स लास्ट में। द ईयर इज सप्लाइड विथ क्रेनियल नंबर, जो ईयर है ये किस क्रेनियल नंबर से क्या होता है? अटैच होता है 8th क्रेनियल नंबर से। जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है ये किस तरह एक्ट करती है? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को क्या है? कान का पर्दा भी बोलते हैं कई बार, एज अ ईयर ड्रम क्या फंक्शन करती है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन, जो वेस्टिब्यूल से कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे? वेस्टिबुलर क्या होते हैं हमारे? इंटरनल ईयर के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट। ईयर का पता है ना, आउटर ईयर को क्या बोलते हैं? पिन्ना। फिर मिडल ईयर आता है, फिर इनर ईयर आता है। इनर ईयर के अंदर ही क्या होते हैं हमारे? मेलस इनकस स्टेप्स, ये 3 हड्डियां होती है। सबसे छोटी हड्डी क्या है वो उनकी शरीर की? स्टेप्स, स्टेपीज भी बोल देते हैं कई बार। विच वन ऑफ दीज रिजेंबल अ स्नेल सेल, इसके अंदर से कौन क्या है स्नेल सेल रिजेंबल करता है? तो कौन? कोकिला। विच क्रेनियल नर्व इज अटैच विद द आई, आई के साथ कौन सी क्रेनियल नर्व हमारी अटैच होती है? सेकंड क्रेनियल नर्व। द लाइट रे एंटर्स थ्रू, जो लाइट रे हमारी आई के अंदर किसके द्वारा एंटर करती है? तो रेटिना से। हाँ कॉर्निया रेटिना, रेटिना से करती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हुआ, जीराफ्थेल्मिया हुआ, किससे? विटामिन ए की कमी से होता है। नेचुरली अकरिंग मेल हार्मोन, ये तो कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन लायक है ही नहीं। टेस्टोस्टेरोन
फीमेल हार्मोन कह देता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी रिलीज एग वंस इन, आपने सुना होगा जो फीमेल्स होती है उनके अंदर ओवरी से एग रिलीज होता है कितने दिन में, हर हफ्ते निकलता है, हर मंथ, 10 डेज, 15 डेज। तो ये सबको पता ही होगा क्या, एवरी मंथ। तो 28 to 29 डेज बोलते हैं लेकिन मंथ ही बोल देते हैं इसे। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं होता, क्या होता है हमारा, ओस्ट्रिडियोल होता है हमारा। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आ जाए तो ये भी क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। रोड एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन, रोड और कोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी रेटिना के अंदर। पता है ना रोड सेल क्या होती है हमारी, एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट, कोन्स हमारे कलर विजन को देखने में काम आती है, और रोड सेल क्या होती है हमारी, एक तरह से अगर हमारी इसके अंदर रोड सेल्स होंगी तो हम क्या लाइट को इजीली वो कर पाएंगे, लाइट के उससे की ब्राइट और कम ब्राइट, कोन्स की वजह से हम कलर्स वगैरह पहचान पाते हैं। सिलियरी बॉडी इन द आई बॉल इज एक्सटेंशन ऑफ, सिलियरी बॉडी बॉडी होती है जो आई बॉल के अंदर, किस चीज का एक्सटेंशन होता है, तो ये हमारा क्या, कोलरॉइड का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। सिलियरी बॉडीज, सिलियरी मसल्स भी होती है हमारे अंदर। इन फीमेल ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन किस दिन होता है, तो लगभग 14 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, पता ही होगा सबको। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, जो प्रोजेस्टेरोन है किसके द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है, कॉर्पस लूटियम, टेस्टिस के द्वारा तो मतलब ही नहीं है, ओवेरी या नन ऑफ द अबव, तो ये क्या, कॉर्पस लूटियम के द्वारा। नॉर्मली एस्ट्रोजन होता है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस, लेकिन प्रोजेस्टेरोन होता है कॉर्पस लूटियम के द्वारा। मायोपिया किसके द्वारा करेक्ट किया जाता है, मायोपिया किसी को बीमारी हो जाए तो कौन सा चश्मा लगाते हैं वो, कॉनकेव लेंस। देखो मायोपिया का मैं सिंपल एक लाइन में अगर आंसर बताऊं, अगर आप भूल जाते हो, अगर नहीं भूलते, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं अगर किसी को भी चश्मा लगा हुआ है तो उसे मायोपिया का चश्मा लगा हुआ है बस। अब आप अपने आप देख लो मायोपिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया वो कंडीशन है जिसके अंदर पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोपिया। इसके अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होता है, इंसान को दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब भी जब भी कभी कोई ये डाउट आए, याद रखना हमें क्या है, हमें हमें मतलब मैं का मतलब माई, और माई से मायोपिया, मुझे क्या बीमारी है, मायोपिया, ऐसे याद रखना। जिसे मतलब चश्मे लगे हुए हैं उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। अब जिसे चश्मे नहीं लग रहे वो अपना याद कर लो जैसे भी याद करना है। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं फॉर्म्ड होते हैं किसके, सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। ए पर्सन हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट एट अ फार डिस्टेंस, एक इंसान है जो दूर की चीज नहीं देख सकता। इसका मतलब ये बीमारी किसे है, तुम्हें है, मतलब जिसे चश्मा लग रहा है उसे कह रहा हूँ मैं, तुम्हें है। और तुम्हें क्या है, तुम क्या हो, माइयोपिया। मतलब आप तो अपने हिसाब से सोचोगे ना, ये बीमारी किसे है, मुझे है, मुझे है, मैं मतलब माई, आई माई कुछ याद कर लो, माई माई का मतलब भी मेरे से ही होता है ना, तो मायोपिया। पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू, पार्किंसन डिजीज किसके मतलब कमी से या किसके मिसमैनेजमेंट से होती है, तो बेसल गैंगल, ये बेसल गैंग्लिया। रोडोस्पिन इज अ पिगमेंट कंसर्न विद, रोडोप्सिन पिगमेंट किससे होता है, रेटिना से होता है, मतलब प्रेजेंट होता है रेटिना में। लास्ट में तो मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम ही कर दी क्योंकि ठीक है। इफ द पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट ही इज सपोज दैट, अब क्या है, कोई इंसान है जो नियर की चीज नहीं देख सकता लेकिन दूर की साफ देख लेता है। इसका भी बताऊं, जो आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे या जितने भी बड़े लोग होंगे आपसे, आपसे ये ऐसा नहीं कि आपसे 1 साल बड़े, मतलब ठीक ठाक उम्र में बड़े होंगे, अगर उनमें से किसी को भी चश्मा लग रहा होगा उनसे पूछना कि आपको पास का दिख जाता है, कहेंगे बिल्कुल भी नहीं दिखता। और दूर का दिख जाता है, उन्होंने कहा हाँ कितनी दूर का दिखा ले। उन्हें क्या होता है, ये बीमारी होती है, ये क्या, हाइपरमेट्रोपिया। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि सबको मायोपिया होगी जो इस एज के होते हैं, या इस एज को सबका हाइपरमेट्रोपिया। ज्यादातर इनको मायोपिया होती है, जो कम एज के लोग होते हैं ना ज्यादातर मायोपिया ही होता है। आप कोई 100% रूल लिख के नहीं देखा गया कि नहीं उसे हाइपरमेट्रोपिया हो ही नहीं सकता, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है
लेकिन मोस्टली मायोपिया ही होता है। और मैं आपके केस में बताया था, ये बड़े लोगों के केस में ऐसी हाइपरमेट्रोपिया होता है, उन्हें मायोपिया नहीं होता। और जब थोड़ी और ज़्यादा उम्र हो जाती है तो ना उन्हें पास का दिखता ना उन्हें दूर का दिखता, फिर क्या हो जाता है उन्हें प्रेस बायोपिया। तो ठीक है, द इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ आई, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर आई के अंदर इंक्रीज हो जाता है, किसके मतलब कारण या किससे होता है, तो ग्लूकोमा डिजीज के कारण होता है। एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय वेयरिंग, जो एस्टिग्मेटिज्म है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, सिलेंड्रिकल लेंस पहन के क्या ठीक किया जा सकता है।